बेसिकली क्या है कि कोई भी प्लेनेट की जो किस राशि के अंदर है वो उसके एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सोटेड और डेबिलिटेटेड का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लेनेट कैसे फल देता है वो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक्सोल्टेड या डेबिलिटेटेड अपने आप में कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता, मगर वन ऑफ द फैक्टर वो होता है। एक्सोल्टेड आप ऐसा मानकर चलें कि एक प्लेनेट की आपकी तीन चार तरीके की कंडीशन होती है कि वो किस राशि के अंदर है। तो अलग अलग राशियों में एक प्लेनेट का अलग अलग बिहेवियर होता है, तो उसको अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है। तो जब एक्सोल्टेशन का मतलब वो अपने बेस्ट एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, तो बेस्ट एनवायरनमेंट में अवेलेबल है तो बाकी जितने भी पैरामीटर्स यदि ठीक हैं तो ओनली एक्सोल्टेशन पर रिजल्ट डिपेंड नहीं करते। आपको किसी भी प्लेनेट की कंडीशन जब चेक करनी होती है तो अराउंड 10 पैरामीटर्स हमें उसके चेक करने पड़ते हैं, उनमें से एक्सोल्टेशन या डेबिलिटेशन ओनली वन ऑफ देम है। तो जैसे हम किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ भी निकालना चाहते हैं तो षटबल में एक्सोल्टेशन और डेबिलिटेशन एक बहुत मामूली सा कंपोनेंट है जिसका 5 से 10% से ज़्यादा वेटेज नहीं होता आउट ऑफ 100। तो एक्सोल्टेशन डेबिलिटेशन का इतना ही मीनिंग है। फर्दर यदि आप उसका षटबल भी नहीं निकालना चाहें तब आपने एक कुंडली के अंदर प्लेनेट को एक्सोल्टेड देख लिया D1 चार्ट के अंदर, हम खुश हो गए, मगर यदि उसकी नवांश में स्थिति खराब हो जाती है तो प्लेनेट बिकम्स वेरी वीक। तो वो आपको जो आप एक्सोल्टेशन दिखाई दे रहा है वो रिलेटिवली उसकी पोजीशन वहां पर आपकी पुअर हो गई, तो देखिए नवांश में उसकी क्या स्थिति है इस बात पर भी निर्भर करेगा। फर्दर वो प्लेनेट किस हाउस के अंदर प्लेस्ड है उसके हिसाब से भी उसकी स्थिति खराब हो जाती है। वो किन प्लेनेट के साथ कंजक्टेड है उसके हिसाब से भी उसकी स्थिति खराब हो जाती है। इसके बाद उसकी क्या डिग्रीज हैं। आपका एक एक्सोल्टेड प्लेनेट है, उसकी दशा चल रही है मगर वो आपके भाव मध्य से काफी दूर हो गया, जिसको हम बोलते हैं असेंडेंट की डिग्री से। लेटस से असेंडेंट की डिग्री 5 है और एक प्लेनेट 20 डिग्री पर एक्सोल्टेड है, तो वो एक्सोल्टेशन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो एक्सोल्टेड होते हुए भी वो प्लेनेट वीक हो जाएगा, क्योंकि असेंडेंट की डिग्री के जितना क्लोज होगा उतना स्ट्रेंथ होगी उसकी। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोल्टेशन कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। हम इनिशियली जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या एक दो महीने की जब हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है तो हम एक्सोल्टेशन को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, मगर जैसे जैसे आपको आगे जाओगे तो एक्सोल्टेशन डेबिलिटेशन एक लिमिटेड वेटेज देना होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि मार्स, इट इज एक्सोल्टेड इन 10 साइन एंड डेबिलिटेड इन 4 साइन। तो आपको मार्स को आप 10th हाउस में एक्सोल्टेड, 4th हाउस में एक्सोल्टेड कर दीजिए और 10th हाउस के अंदर उसको डेबिलिटेट कर दीजिए। 10th हाउस में डेबिलिटेटेड है मार्स, 4th हाउस के अंदर मार्स एक्सोल्टेड है। मगर लग्न की डिग्री से वो आपका डिग्री उसकी डिफरेंट है। सपोज लग्न की डिग्री आपकी सपोज हम मान लेते हैं 1 डिग्री है और वो 4th हाउस के अंदर एक्सोल्टेड है 20 डिग्री पर, तो एक्सोल्टेड माना जाएगा। 10 साइन 4th हाउस में आ गया तो हम कहेंगे द प्लेनेट इज एक्सोल्टेड। तो 4 साइन तो वो आपका क्या होगा, देखिए उसका दिग्बल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी, भाव बल भी जीरो हो जाएगा। है एक्सोल्टेड वो प्लेनेट मगर उसका दिग्बल भी जीरो है, भाव बल भी जीरो है। भाव बल जीरो होते ही उसकी दशा और अंतरदशा में उसके रिजल्ट देने की कैपेसिटी नील हो जाएगी, वो बहुत पुअर रिजल्ट देने की स्थिति में होगा। फर्दर दिग्बल भी उसका जीरो हो गया। आप एक्सोल्टेशन बल मैक्सिमम कंसीडर कर लीजिए, प्लेनेट एक्सोल्टेड है तो जनरली 60 बल दिया जाता है एक्सोल्टेड प्लेनेट को, तो उसको 60 बल मिला, दिग्बल उसको जीरो मिला। और बाकी बलों की मैं नहीं बात कर रहा, जिन बलों को हम देखकर अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगा सकते हैं। अब उसी प्लेनेट को हम नीच का या डेबिलिटेड ले लीजिए 10th हाउस के अंदर, मगर वो 1 डिग्री पर है जो लग्न की डिग्री है उसके बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, अब देखिए जब 10th हाउस के अंदर उसका दिग्बल पूरा मिलता है, 10th हाउस में दिग्बल ही हो जाता है मार्स, तो उसको आपका 60 दिग्बल मिल गया और वो लग्न की डिग्री के क्लोज है, तो उसका जो भाव बल जिसको रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ बोलते हैं या आवासीय बल बोलते हैं वो भी 60 हो गया। तो उसका दो तरीके के बल 60 + 60 मिलके 120 हो गए, जबकि वो प्लेनेट नीच का है। और सेम प्लेनेट यदि उच्च का है आपका 4th हाउस के अंदर तो उसका दिग्बल भी जीरो है और लग्न से डिग्री दूर होने की वजह से उसका रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ भी जीरो है, तो ओवरऑल उसकी स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम होगी एक डेबिलिटेड प्लेनेट से। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है कि हम डेबिलिटेड और एक्सोल्टेड को इतना ज्यादा वेटेज देने से पहले उसके बारे में बाकी चीजें भी जाननी पड़ेंगी। मगर यदि प्योर टर्म्स में बोलें तो एक्सोल्टेड प्लेनेट इज ए बेटर प्लेसमेंट,
मगर ओनली एक्सोल्टेशन किसी चीज को बहुत ज्यादा चेंज कर देगा, ऐसा हमें नहीं समझना है कि ये प्लेनेट एक्सोल्टेड हो गया। एक्सोल्टेड होने के बावजूद भी हमें उसके बारे में सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि किस भाव के अंदर है, उसकी क्या लॉर्डशिप है, इसके बाद नवांश के अंदर उसकी क्या स्थिति है, उसका दिग्बल क्या है, उसका रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। तो सभी फैक्टर्स को मिल मिलाकर हम फाइनली कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि ये प्लेनेट किस तरीके के रिजल्ट देगा। यदि दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो डेफिनेटली एक्सोटेड प्लेनेट इज ए वेरी वेल प्लेसमेंट ऑफ ए प्लेनेट। इफ अदर पैरामीटर्स अच्छे हों तो वो बेहतरीन किस्म के रिजल्ट देगा, मगर अदर पैरामीटर खराब हैं तो एक एक्सोटेड प्लेनेट भी आपको खराब रिजल्ट दे सकता है, इवन डेबिलिटेड प्लेनेट से भी खराब दे सकता है, और डेबिलिटेड प्लेनेट भी आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम एक सिंगल सेंटेंस में नहीं दे सकते, इट डिपेंड अपॉन द एनालिसिस। आपको हमेशा एक प्लेनेट का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो थोड़ा बहुत मैंने बताया है। हाँ जयवंत जी, कुछ क्लियर हुआ? थैंक यू। जी क्लियर हुआ सर, थैंक यू सर। ओके, अब मैं आज की क्लास थैंक यू। शुरू करता हूँ। और आज की क्लास में दशाओं से रिलेटेड मैंने बेसिक कंसेप्ट प्रीवियस क्लासेस में बता दिए थे करीब करीब। उसमें मैंने आपको प्रोग्रेस लगने का कंसेप्ट बताया था। इसके बाद मैंने बताया था कि नवांश के अंदर हम किस तरीके से जाते हैं। आज मैं एक्चुअली 2-3 कुंडलियों को लाइव एनालाइज करूंगा जो भी मैंने बताया। उसके अंदर एक दशा लग्न टेक्निक मैंने नहीं बताई थी, उसे मैं एक चार्ट पर ही आपको समझा दूंगा। दशा लग्न टेक्निक को मैं थ्योरेटिकली 1 मिनट में बता देता हूँ। ये सिंपल सी ये टेक्निक होती है और ये भी एक्चुअली नाड़ी पर बेस्ड है, और ये पाराशरी में भी दिया हुआ है, पाराशर जी ने भी कहा हुआ है जिस चीज की दशा चल रही हो उसको आप लग्न बना लीजिए। अब लग्न बनाने के बाद, महादशा को लग्न बनाने के बाद अंतरदशा लॉर्ड की स्थिति देखिए उस कुंडली के अंदर। यदि वो 6, 8, 12 जाती है, 6, 8, 12 पे अंतरदशा लॉर्ड है यदि महादशा लॉर्ड से, मैं अंतरदशा लॉर्ड की बात कर रहा हूं। 6, 8, 12 पर अंतरदशा लॉर्ड है जिसे हम 2, 12, 6, 8 कंडीशंस बोलते हैं। तो इन दैट वन पर्टिकुलर केस यदि वो आपकी दोनों फंक्शनल बेनिफिक भी हैं तभी भी वो पीरियड खराब जाने वाला है। ये कंसेप्ट है सिंपली। तो कंसेप्ट ये है, इसको हम दशा लग्न टेक्निक बोलते हैं। दशा लग्न मीन्स दशा प्लेनेट को लग्न बना लीजिए। इसके बाद उस कुंडली में जो कुंडली बनती है अंतरदशा लॉर्ड की स्थिति देखिए। यदि वो 6, 8, 12 में है तो वो आपको खराब ही रिजल्ट देगा। वो दशा अंतरदशा का पीरियड आपका खराब जाने वाला है। ये दशा लग्न टेक्निक है। बाकी को अब मैं प्रैक्टिकली सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने 2-4 यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हुए हैं, और वो एग्जाम्पल अभी ये रैंडम मेरे दिमाग के अंदर आ गए थे। अभी दिल्ली में अभी इलेक्शन हुए थे और गवर्नमेंट बनी है, आपने देखा होगा कि अनएक्सपेक्टेड रेखा गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो उनका मैंने चार्ट लिया। एक जो परवेज साहब सिंह वर्मा का अभी आप में इलेक्शन हुआ था तो एकदम से उनका लाइमलाइट में आ गए। इंडिया भर में अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया, उससे उनका एकदम लाइमलाइट के अंदर हुआ है। इसी तरीके से मैं नरेंद्र मोदी जी का भी चार्ट ले सकता हूँ कि जून 2024 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन थे वो कई एक्सपेक्टेशन बहुत आई थी, मगर उनके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम रिजल्ट मिले। जबकि वो प्राइम मिनिस्टर जरूर बने, मगर उनके लिए उनके जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से आपके रिजल्ट उतने बेहतरीन नहीं मिले। तो इन कुंडलियों को मैं केवल कंसेप्ट बेसिस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अंदर आपको कोई और चीज़ दिखाई देती है, दिख सकती है। मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा भी उसके अंदर 50 चीज़ें हो सकती हैं। तो आप जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ उसको कंसेप्ट बेसिस पर समझें कि मैं जिस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझें। क्योंकि जो ये मेरे कोर्स का पर्पस था, टुडे इज़ द लास्ट क्लास, और इसमें मैं 2-3 चार्ट जो एनालाइज करूँगा उसके बाद हमारा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो इस कोर्स का पर्पस ये था कि जब हम दशा और अंतरदशाओं को देखते हैं, दशा अंतरदशा का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। एक एस्ट्रोलॉजर जो दशा अंतरदशा को एनालिसिस कर लेता है वो पूरा एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, मगर दशा अंतरदशाओं को एनालिसिस करने का कोई सटीक तरीका कहीं पर भी नहीं है। आप जितने भी क्लासिक्स पढ़ोगे उनके अंदर वो एक दूसरे से विपरीत आपको कंसेप्ट मिलेंगे। एक क्लासिक्स में कुछ का है, दूसरे में उससे अलग मिल जाएगा आपको। बहुत सारे सर्टेन फॉर्मूलेज दिए हुए हैं जिन्हें दिमाग के अंदर रखना मुश्किल होता है। तो ये मेरा एक शॉर्टकट तरीका है जिसके अंदर आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये दशा अंतरदशा किस तरीके की जाएगी।
सवाल सबसे ज्यादा यही लोग पूछते हैं कि इस दशा के अंदर मेरी ये अंतर्दशा किस तरीके की जाएगी। तो ये जो आपका जो मैं चार चीजें यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, प्रोग्रेस लग्न मैंने आपको बताया था, दूसरा मैंने आपको नवतारा चक्र बताया था, तीसरा मैंने नवांश को यूज करके बताया था, और चौथा अभी मैं दशा लग्न टेक्निक की बात कर रहा हूँ। इन चारों को अब फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट्स में एक कुंडली पे लगा सकते हो, और उसके बेस पर आप एक काफी बेटर आइडिया लगा सकते हो। बाकी सभी टेक्निक से बेटर है। तो उन चारों को मैं कुछ एक कुंडलियों पर यहाँ आपके सामने लगाऊंगा जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया था। ये जो मैंने कुंडली यहाँ पर लगाई है आपके सामने चार्ट, ये जो अभी जो चीफ मिनिस्टर की जिन्होंने ओथ ली है, मिसेज रेखा गुप्ता की कुंडली है, और इनके बर्थ डिटेल एज फार एज ये करेक्ट है। और मगर मैं इसकी कोई वो नहीं करता, क्योंकि जहाँ से मुझे मिला है तो वो मुझे लगता है करेक्ट ही है। मगर जो भी है हम इसी के बेस पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 19 जुलाई 1974 का इनका बर्थ है। 7:59 जुलाना हरियाणा का इनका बर्थ है, और ये इनकी जन्म कुंडली है। दशाओं पर हम बात करेंगे, बाकी कुछ भी एनालिसिस यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। इनकी जो करंट दशा चल रही है वो है 4 मई 2024 से केतु के अंदर मरकरी की दशा चल रही है। केतु के अंदर मरकरी की दशा चल रही है। तो हम नॉर्मली इसको हम देखना चाहते हैं कि दशा कैसी होगी। ये इनकी जन्म कुंडली है। तो केतु को यदि मैं उठाकर देखता हूं तो केतु 10th हाउस के अंदर प्लेस्ड है, और केतु का डिस्पोजिटर है एक्चुअली वीनस। वो आपका 10th और 3rd लॉर्ड है। तो केतु का डिस्पोजिटर है वीनस। तो यहाँ पर केतु जो रिजल्ट आपको देता हुआ नजर आएगा वो 10th हाउस के देगा, 3rd हाउस के देगा, और इसका डिस्पोजिटर बैठा है 11th हाउस के अंदर। तो 11th में बैठकर वो देगा, और केतु आपका 10th में बैठकर देगा। जो हमारी अंतरदशा है वो है मरकरी की। मरकरी को इसमें ध्यान से देखिएगा तो वो आपका 11th और 2nd लॉर्ड है मरकरी। 11th और 2nd लॉर्ड है, और मरकरी यहाँ पर एक्चुअली 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो मरकरी 11th हाउस और 2nd हाउस के रिजल्ट देगा। मगर साथ ही साथ अब यदि देखोगे इसके अंदर तो मरकरी कंजंक्शन में है सैटर्न के साथ। कंजंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। इसके अंदर कुंडली के अंदर यहाँ पे 11th हाउस के अंदर 4 प्लेनेट बैठे हुए हैं कंजक्टेड। मगर मैं यहाँ पर केवल मरकरी को सैटर्न के साथ कंजंक्शन मानूंगा। रीजन क्या है, जो वीनस है वो 10 डिग्री के आसपास का डिफरेंस है मरकरी और वीनस में, और मरकरी और मून में आपका अराउंड 13 डिग्री का डिफरेंस है। तो कंजंक्शन तभी एप्लीकेबल होता है जब अराउंड 8 डिग्री के आसपास या उससे कम आपका कंजंक्शन हो। तो यहाँ पर मैं मरकरी और सैटर्न को कंबाइन करने की कोशिश करूंगा। अब सैटर्न भी इसके साथ बैठा हुआ है, तो सैटर्न के भाव यदि मैं देखता हूं तो सैटर्न यहाँ पर 6th और 7th लॉर्ड है। 6th एंड 7th लॉर्ड है, 11th हाउस में बैठा है। तो ओवरऑल मैं किस तरीके से कंक्लूड करूंगा, कोई भी प्लेनेट अपनी दशा और अंतरदशाओं के अंदर सबसे पहले अपने नेचुरल कार्यकत के रिजल्ट देता है, नेचुरल सिग्निफिकेशंस। नंबर 2 उसके लॉर्डशिप के हाउसेस के रिजल्ट देता है। नंबर 3 वो रिजल्ट देता है यदि किसी के साथ एक्सचेंज हो तो उससे रिलेटेड रिजल्ट देगा। नंबर 4 वो जिनके साथ कंजक्टेड है और जिन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है उनसे रिलेटेड रिजल्ट देगा। तो पहले महादशा लॉर्ड को पकड़ लेते हैं। तो महादशा लॉर्ड केतु है, और केतु एक्चुअली अपने डिस्पोजिटर के रिजल्ट देता है। राहु केतु अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस और डिस्पोजिटर के रिजल्ट देंगे। तो केतु की महादशा में यहाँ पर आपको 10th हाउस और 3rd हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिल सकते हैं। तो 10th हाउस में ही ये बैठा हुआ है, तो केतु 10th और 3rd हाउस के रिजल्ट देगा। 10th हाउस आपका नेम फेम होता है, अवार्ड होता है, और आपका रिकॉग्निशन होता है, और 3rd हाउस आपका एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस और 3rd हाउस के रिजल्ट देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अंतरदशा लॉर्ड है उस पर बहुत ज्यादा रिजल्ट डिपेंड करते हैं। मरकरी की अंतरदशा है, तो मरकरी को मैं ध्यान से देखता हूं तो यह 11th हाउस और आपका 2nd हाउस के रिजल्ट देगा। 11th हाउस और 2nd हाउस के रिजल्ट देगा, और 11th में बैठकर देगा। तो मतलब सोर्स 11th हाउस हो गया। सोर्स का मतलब हो गया जो इसको रिजल्ट मिलेंगे 11th हाउस के और 2nd हाउस के मिलेंगे। 11th हाउस सोर्स का मतलब है इसको सोशल सर्किल के थ्रू मिलेंगे। इस तरीके की चीजों के थ्रू इसको रिजल्ट मिलने वाले हैं आपके 11th और 2nd हाउस के। इसी तरीके से केतु जो रिजल्ट देगा वो 10th हाउस में बैठा है, 3rd हाउस के और आपके यहाँ के देगा। अब सैटर्न को हम देख लेते हैं।
तो सैटर्न के भी रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं जो इसके कंजंक्शन में तीसरे स्टेप में। तो सैटर्न को आप देखिए, इट इज 6th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड और 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो 6th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, 7th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे सैटर्न की वो आपका कंजंक्शन की वजह से। सोर्स कौन बनेगा इसका? 11th हाउस सोर्स बनेगा। तो देखिए 6th हाउस के भी यहाँ पे रिजल्ट हैं और आपके 7th हाउस के भी रिजल्ट हैं। अब इन रिजल्ट को आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो हाउसेज आ रहे हैं उनको मैं एक बार पिक कर लेता हूँ। आपको 11th हाउस नजर आ रहा है, वो सोर्स भी बन रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। 10th हाउस नजर आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, 6th आ रहा है और 7th आ रहा है। यदि इसकी स्क्रिप्ट को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको वो सभी हाउसेज आ रहे हैं जो एक पर्सन को लाइमलाइट में लेकर आते हैं। सैटर्न आपको लाइमलाइट में, 7th हाउस आपको पब्लिक एक्सपोजर लेके आता है। आप जहां से छुपे पड़े हो उससे निकाल कर सबके सामने लाके खड़ा कर देता है, जो कि इनके साथ हुआ है। 10th हाउस आपका नेम फेम लेकर आता है। 6th हाउस एक्चुअली आपको कंपटीशन में विन दिलवाता है। थर्ड हाउस आपके एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जितने भी जो हाउसेज हैं उनके रिजल्ट इस तरीके के हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अपने एफर्ट से, सेल्फ एफर्ट से और आपको कंपटीशन से बाहर निकल के इनको पब्लिक एक्सपोजर मिला है, नेम फेम मिली है, गेन मिली है और उसका जो सोर्स मेनली बना है वो इनका सोशल सर्किल मिला है और इनका वर्क जो जिस क्षेत्र में ये काम करती हैं, क्योंकि 10th हाउस भी सोर्स है, केतु 10th हाउस में है तो 10th हाउस प्रोफेशन सोर्स है, तो इसको नेम फेम सारी जो चीजें मिली हैं अपने वर्क क्षेत्र की वजह से मिली है और अपने सोशल सर्किल की वजह से मिली है। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इनको, यदि इसको नवांश कुंडली के अंदर इन रिजल्ट्स को जाकर देखता हूं, आप लॉर्डशिप पर जाकर देखेंगे, पाराशरी के बेस पर जाकर देखेंगे तो ये रिजल्ट आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों मेलिफिक है। यहाँ पर मरकरी भी मेलिफिक है और केतु का जो डिस्पोजिटर है इस कुंडली के लिए वो भी मेलिफिक है, तो दोनों मेलिफिक की दशा है। आप कहेंगे तो मेलिफिक की दशा है तो रिजल्ट तो बढ़िया मिलने वाले नहीं है, मगर मैंने आपको इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैंने इसको लॉर्डशिप को बिल्कुल कंसीडर नहीं किया है, यहाँ पर उनको हाउसेस को कंसीडर किया है कि किन हाउसेस में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मैं नवांश की कुंडली के अंदर भी जरा इन्हें लगाकर देखता हूँ। तो नवांश के अंदर जो केतु है आप उसकी स्थिति देख लीजिए, वो आपका 5th हाउस के अंदर बैठा है। नवांश का क्या रूल मैंने बताया था? नवांश के अंदर कोई भी प्लेनेट जब जाकर बैठता है, जी मैम सर कुंडली नहीं दिखाई दे रही कोई भी ना। सभी को नहीं दिख रही क्या? दिख रही है सर। नहीं गुरुजी, दिख रहे गुरुजी। और दिख रही है, जबरदस्ती बीच में डिस्टर्ब करते। दिख रही है सर। आप इसको मैडम एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए रीज्वाइन कर लीजिए मैडम प्लीज। हाँ, तो अब इसमें मैं इस नवांश कुंडली को देखता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपको जो रूल बताया था नवांश का, बेसिकली ये बताया था नवांश के अंदर वो प्लेनेट किस राशि में गया है इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि वो फ्रेंड साइन में गया है, एक्सोल्टेशन साइन में गया है या आपका ओन साइन में गया है, तो वो स्ट्रोंगर हो जाता है। और किस भाव के अंदर गया हुआ है, चौथे भाव को हम वहां पर अच्छा नहीं मानते, हेल्थ लेवल पर अच्छा नहीं मानते। फिर हम देखते हैं वो वर्गोत्तम हुआ है या पुष्कर नवांशा में चला गया है। पुष्कर नवांशा के जो प्लेनेट के बारे में मैंने कहा कि वो आपके ऑस्पिशियस रिजल्ट देता है डेथ के अलावा। जब किसी पर्सन की डेथ होनी हो तो पुष्कर नवांशा का प्लेनेट कोई भी हेल्प नहीं करता। हम इनकी स्थिति देखते हैं। देखिए मैं आपको पहले डिस्क्लोज कर रहा हूं, मैं ना इसमें कोई प्रेडिक्शन दे रहा हूं ना कुछ बता रहा हूं, मैं केवल एक एनालिसिस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम, और मैं इसमें कोई फिटोलॉजी भी नहीं करूंगा कि मैं जबरदस्ती उस इवेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा जैसा कि जनरली करते हैं। मैं जो नजर आ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि हम इस टेक्निक को किस तरीके से यूज करते हैं, लगती भी है या नहीं लगती है। देखिए अब यहाँ पर जो महादशा लॉर्ड है उसको देख लीजिए। अब केतु आपका 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ है कि 5th हाउस आपका अच्छा प्लेसमेंट होता है, तो केतु का प्लेसमेंट यहाँ पर ठीक ठाक हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके डिस्पोजिटर को, ध्यान से समझिए। केतु का डिस्पोजिटर सन है, वो भी आपका अपनी फ्रेंड साइन के अंदर, डिस्पोजिटर की भी स्थिति देखते हैं फ्रेंड साइन के अंदर, चौथे भाव के अंदर आया है। चौथा भाव एक्चुअली सिंहासन दिलवाता है, चौथा भाव आपको सुख स्थान भी होता है। और वैसे यहां पर देखें तो ये एक्चुअली यहां पर क्या है, आपका 64th नवांश में जाकर भी बैठा हुआ है फ्रॉम लग्न। मगर हेल्थ रिलेटेड हम बात नहीं कर रहे अभी इसकी,
अभी हम बात कर रहे हैं, जो मैं इवेंट जस्टिफाई कर रहा हूँ वो आपका इवेंट जस्टिफाई कर रहा हूँ क्यों इसको पावर मिली इस समय पर। तो सन जो 4th हाउस में बैठा हुआ है वो आपका पावर का हाउस 4th हाउस होता है बेसिकली, जो आपका सिग्नासन का हाउस 4th हाउस होता है इसके अंदर मुंडन एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। अब हम देख लेते हैं मरकरी जिसकी अंतरदशा चल रही है। तो मरकरी की स्थिति देखिए, मरकरी मित्र राशि में 10वें भाव में आकर बैठा हुआ है। देखिए नवांश आपको क्लियर कट स्टोरी बोलेगा, मित्र राशि में हो गया और 10वें भाव के अंदर हो गया, वो नेम फेम को आपको इंडिकेट कर रही है इसकी नवांश कुंडली। और देखिए 3rd और 6th लॉर्ड भी है। अब 3rd और 6th लॉर्ड का आप इंटरप्रिटेशन जो भी करना चाहें कर सकते हैं। 3rd हाउस एफर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। आप किस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो, किस चीज को देखना चाह रहे हो। अब ये इसकी मेरे पास रेखा गुप्ता की जो कुंडली भाई दी आती है, ये बनी थी उससे पहले, तो मैं ये नहीं देखूंगा इसको बीमारी हो रही है। 3rd और 6th में मैं देखूंगा कंपटीशन है, एफर्ट है डेफिनेटली। और वो आपका जो लॉर्ड है इनका वो 10th हाउस के अंदर जाकर बैठा है। तो 3rd और 6th के रिजल्ट देगा। सोर्स 10th हाउस हो गया। 10th हाउस मतलब आपका प्रोफेशन के थ्रू, कंपटीशन में अपने एफर्ट के थ्रू इसे सक्सेस मिलेगी। इस तरीके से मैं इसको प्रेडिक्शन दूंगा। अब मैं इसमें और एक कंसेप्ट समझाता हूं। ये मैंने आपको नवांश का कंसेप्ट समझाया। बेसिकली आप कंसेप्ट समझते जाएं, बाकी तो आप कितना वर्क करेंगे इस पर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने प्रोग्रेस लग्न भी आपको बताई थी, मैंने नवतारा चक्र भी बताया था और दशा लग्न टेक्निक भी बताई थी। तो अभी मैंने नवांश को यूटिलाइज किया, जन्म कुंडली को यूटिलाइज किया। प्रोग्रेस लग्न का फंडा क्या है, नेटिव का जो बर्थ है वो मून बर्थ के समय पुनर्वसु नक्षत्र में है। जुपिटर की इनकी दशा रही होगी और अभी इनकी दशा चल रही है एक्चुअली केतु की। तो पुनर्वसु नक्षत्र है, तो जो इनका प्रोग्रेस नक्षत्र बन जाएगा आपको मगा नक्षत्र। और मगा नक्षत्र आता है 5 साइन में, लियो साइन के अंदर। तो इनकी प्रोग्रेस लग्न लियो साइन हो जाएगी। तो प्रोग्रेस लग्न भी वही है, देखिए प्रोग्रेस लग्न है। प्रोग्रेस लग्न का मैंने आपको नियम बताया था, बड़ा सिंपल। प्रोग्रेस लग्न में आप प्लेनेट के प्लेसमेंट भर को देख लीजिएगा और आप दशा को प्रेडिक्ट कर दीजिए। प्रोग्रेस लग्न में केतु और मरकरी का प्लेसमेंट देखिए, 10th और 11th हाउस के अंदर प्लेस्ड है। 10th और 11th हाउस के अंदर आप क्या प्रेडिक्शन देंगे कि ये पर्सन को इस पर्टिकुलर इसकी दशा बड़ी अच्छी जाने वाली है। 10वें भाव के रिजल्ट मिलने वाले, मतलब 10वें भाव में बैठा हुआ एक प्लेनेट। तो 10th हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र है, 11th हाउस लाभ भाव है, 6, 8, 12 में जाकर बैठ गया है। तब हम ये देखेंगे कि यदि कंपटीशन से रिलेटेड है तो 6th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, अदरवाइज वो बेटर नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों प्लेनेट 10th और 11th हाउस इतना भर देखा है मैंने। इसके अलावा मैं बाकी कुछ नहीं देख रहा हूँ, केवल प्लेसमेंट देख रहा हूँ प्रोग्रेस लग्न चार्ट के अंदर। और प्लेसमेंट जस्टिफाई कर रहा है कि देखिए क्या जस्टिफाई कर रहा है, कितनी ब्यूटी है देखिए एस्ट्रोलॉजी में। आपके सामने कुंडली लगाई है, कोई 15 दिन से एनालाइज नहीं है, अभी मैंने बनाई है, परसों उन्होंने ओत ली है। प्रोग्रेस लगने के अंदर 10th और 11th में आ रहा है। अब 10th और 11th से तो ज्यादा रोल हो नहीं सकता है यदि किसी के चीफ मिनिस्टर बनने में। 10th हाउस उसका प्रोफेशन हो गया, कार्य क्षेत्र हो गया, और 11th हाउस लाभ हो गया। उन दोनों भावों के अंदर दशा और अंतर दशा लॉर्ड बैठे हुए हैं, ये लगाया। अब मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करूंगा आपका जिसे हम बोलते हैं दशा लग्न टेक्निक। दशा लग्न टेक्निक, दशा लग्न मैंने पहले कराई नहीं थी तो वो उसको मैं समझा देता हूं। यहां पर हम दशा लग्न में क्या करते हैं, जो महादशा है उसको हम बना लेते हैं एक्चुअली लग्न। महादशा जो प्लेनेट है उसे लग्न बना लेते हैं, बस इतना बार करना होता है। तो केतु की महादशा है, मैं इसको लग्न बना लेता हूं। इसमें रोटेशन का ऑप्शन होता है, एस्ट्रोसेज में भी होता है, किसी भी भाव को लग्न बना सकते हैं। अब केतु को जब मैंने लग्न बनाया है तो देखिए मरकरी दूसरे भाव के अंदर है। यदि केतु को लग्न बनाने पर वो 6, 8, 12 में गया होता तो उस दशा को मैं खराब मानता। कोई भी लॉर्डशिप होती तभी भी उस दशा को मैं खराब मानकर चलता। मगर केतु को लग्न बनाने पर यह दूसरे भाव में, देखिए 2/12 का मतलब समझ लेना। अंतरदशा लॉर्ड 12th में होता तो वो दशा खराब जाती, मगर अंतरदशा लॉर्ड 2nd में है तो वो आपको गेन देने वाली है यहाँ पर। तो केतु की महादशा के अंदर मरकरी की अंतरदशा में इस पर्सन को लाभ हुआ, वेल्थ हुई, किसी भी तरीके की वेल्थ हुई है इसकी, तो यहाँ पर ये दशा बेटर जाएगी। दशा लग्न टेक्निक से केवल इतना भर समझना है मैं। अब मैं इसमें आपका लास्ट और कंसेप्ट की बात करूंगा। मैंने प्रोग्रेस लग्न बताई, दशा लग्न बताई, चौथा कंसेप्ट नवतारा चक्र को भी हम चेक कर लेते हैं जरा। तो नवतारा चक्र में हम देखते हैं तरीका क्या होता है। इसका जो जन्म हुआ है वो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, तो इसका जन्म नक्षत्र जुपिटर का है। अब इनको अंतरदशा और महादशा को हम चेक कर लेते हैं। तो अंतरदशा महादशा आपकी केतु की है और केतु मृगशिरा नक्षत्र में है।
जुपिटर के नक्षत्र में जन्म हुआ है, केतु मृगशिरा नक्षत्र में है, तो महादशा लॉर्ड इसका मित्र नक्षत्र हो जाएगा। मैं सिखा चुका हूं आपको, तो यहाँ पर मैं ये इन चीजों को नहीं ध्यान दे रहा हूं, मैं मित्र नक्षत्र बोल रहा हूं, आप अपना बना लेना। जुपिटर से जो खुद का जन्म नक्षत्र है उससे पिछला राहु का होता है, वो इसका अति मित्र होगा, उससे पीछे मंगल का होता है, वो मित्र नक्षत्र हो गया। तो देखिए महादशा मित्र नक्षत्र की चल रही है। इसको मैं एक बार वापस से रोटेट कर देता हूँ, इसकी जो लग्न थी, वरना सारी कुंडलियों में यही गड़बड़ आएगी। असेंडेंट कहाँ गया इसका, 5। तो देखिए महादशा लॉर्ड मित्र मित्र नक्षत्र में है। अब मैं अंतरदशा लॉर्ड को पकड़ लेता हूं, मरकरी, और मरकरी आपका आ रहा है आर्द्रा नक्षत्र। देखिए कितनी चीजें आपको बिल्कुल सटीक लग रही हैं। एक अननोन कुंडली मैंने पकड़ी, और ये आर्द्रा नक्षत्र इसके लिए आपका अति मित्र नक्षत्र हो गया। राहु का नक्षत्र है, अति मित्र नक्षत्र है, तो मित्र और अति मित्र नक्षत्र है, तो रिजल्ट दोनों आपको ठीक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये इसको हमने चारों पैरामीटर्स पर इसको चेक किया, और ये हमें बिल्कुल यहाँ पर सटीक मिलती हुई नजर आई है सारे चारों पैरामीटर्स पर। अब मैं और एक कुंडली को एनालाइज करूंगा। एक कुंडली मैंने आपके सामने एनालाइज की, अब मैं यहाँ पर प्रवेश वर्मा की कुंडली ले लेता हूँ। प्रवेश वर्मा की जो कुंडली ली हुई है, प्रवेश वर्मा की कुंडली लेने का भी कारण है, जी निधि मैम। सर ये जो दशा है इनकी, ये तो मई 24 से चल रही थी, तो हम ये उसको शॉर्ट कितना कर सकते हैं, कितना क्लोज पहुंच सकते हैं कि इसके रिजल्ट कब मिलेंगे? ऐसा होता है कि जब हम एडी देख रहे हैं, जनरली जी हमें एमडी एडी देखना चाहिए। हम इवेंट को टाइम जब करते हैं तब हम ट्रांजिट वगैरह को भी देखते हैं, मगर ओवरऑल हमारा जो सब्जेक्ट टाइम नहीं कर रहा मैं इसके इवेंट को, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि ये दशा अंतरदशा इसके लिए ओवरऑल किस तरह की जाएगी, दैट्स ऑल। हमारा इतना लिमिटेड डिस्कशन है इसमें कि महादशा और ये अंतरदशा का पीरियड कैसा जाएगा। अब आप उसको मतलब इवेंट को टाइम करना चाहते हो तो आप पीडी तक भी जा सकते हो, और इसके अलावा आप उसके ट्रांजिट को भी देख सकते हो, तो वो एक अलग हो जाता है। हम यहाँ पर कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया है। हम केवल ये कर रहे हैं कि हमें अंदाजा लग जाता है कि कोई भी पर्सन की कुंडली आपने देखी, अपनी महादशा और अंतरदशा आप देखना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर पीरियड आपका कैसा जाएगा, तो वो पूरा पीरियड आपका ओवरऑल कैसा जाएगा। उसमें अप डाउन हर एक पीरियड में होते हैं, मगर ओवरऑल वो पीरियड आपको अच्छा होगा बुरा होगा, इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है सर, मतलब उस पूरी महादशा अंतरदशा में ये वाले रिजल्ट कभी ना कभी मिल ही जी, जाएंगे। क्योंकि ये देखिए इसका एक प्रोसेस होता है, अब टाइम कैसे कर लोगे, क्योंकि इसका प्रोसेस जी उसी दिन स्टार्ट हो गया था जिस दिन की इनको टिकट मिला होगा। टिकट के बाद ये इलेक्शन के लिए इन्होंने कैंपेन किया होगा, इलेक्शन विन किए होंगे, तभी एलिजिबल बने, और उससे टिकट मिलने से पहले इन्होंने प्रोसेस शुरू किया होगा 3 महीने 4 महीने पहले। तो कोई भी इवेंट एक्चुअली वो एक दिन में नहीं होता, वो घटित एक दिन में होता है, मगर उसका जो अक्यूमुलेटिव इफेक्ट है पीछे से चल के आता है, और लंबे समय तक वो चीज़ होती है, तभी वो एग्जीक्यूशन होता है किसी भी चीज़ का। तो वो दशाएं यदि फेवरेबल नहीं हो तो इसको टिकट ही नहीं मिलता। देखिए जरूरी थोड़ी इसको अच्छा, टिकट मिल जाता है, असेंबली का टिकट ही नहीं मिलता तो चीफ मिनिस्टर कहां से बनती। तो वहीं से शुरू हो जाता है। तो हम ओवरऑल, मैंने इस पर्टिकुलर इवेंट को इसलिए टाइम नहीं किया है कि इसी दिन ये चीफ मिनिस्टर बनेगी, मैं ओवरऑल दशा के बारे में केवल बात की इसलिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका कुछ क्वेश्चन है मैडम, आप देख लीजिएगा, मैं एक दो चार्ट और एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि आप कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो वैसे पूछ लीजिए, नहीं अदरवाइज फिर मैं चार्ट ही कम एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि कोई डाउट वाली चीज इसमें मैंने बताई नहीं है। विजय लक्ष्मी मैम पूछिए। हाँ जी सर, जैसे आपने बताया कि अंतरदशा लॉर्ड की भी हमें देखना है तारा, तो जैसे जब मिस हैपनिंग सडन होती है उसमें प्राणदशा का रोल होता है, तो उसमें भी हम देख सकते हैं प्राणदशा लॉर्ड का भी। ऐसा होता है मैडम, प्राणदशा कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं देख सकता, प्राणदशा आप निकाल नहीं सकते, उतना बर्थ टाइम किसी का एक्यूरेट नहीं होता कि हम प्राणदशा देख पाए। बेसिकली जो ऐसी मिस हैपनिंग होती है उसमें ट्रांजिट का ज्यादा रोल होता है एज कम्पेयर टू प्राणदशा के। और आपकी जब कोई भी मिस हैपनिंग होगी उसमें आपकी महादशा भी रोल प्ले करेगी, अंतरदशा भी रोल प्ले करेगी। केवल सूक्ष्म और प्राणदशाओं के बेस पे इवेंट नहीं हो सकता, आपकी सारी दशाओं का रोल होगा, 5 की 5 दशाओं का। तो हमें प्राण दशा तक कभी किसी केस में नहीं पहुंचना चाहिए, और बल्कि मैं तो एडवाइस करूंगा कि सूक्ष्म दशा को भी नहीं पकड़ना चाहिए। प्रत्यांतर दशा तक आपको पता चल जाएगा इवेंट घटित होने वाला है, और उसको बिल्कुल टाइम करना है, तो आप ट्रांजिट पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सडन इवेंट में दशा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती,
ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई ना कोई दशा चली रही होगी, ये सर्टेनली है। सेकंड लॉर्ड की दशा हो जाएगी, सेवंथ लॉर्ड की दशा हो जाएगी, एट्थ लॉर्ड की दशा हो जाएगी, सिक्स्थ लॉर्ड की दशा हो जाएगी, 12th लॉर्ड की दशा हो जाएगी, कि आपकी 5 में से कोई ना कोई इनकी दशाएं जरूर आ जाएंगी। तो दशा उसमें ऑलवेज सेटिस्फाई हो जाती है सडन इवेंट्स के केस में, वहां पर आपको ट्रांजिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। मगर जो इवेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, कि नौकरी लगनी है आपको, जैसे इलेक्शन विन करना है, किसी की मैरिज होनी है, इनमें क्या होता है कि आपको अंतरदशा को ही ज़्यादा फोकस करना है, बाकी दशाओं पर उतना फोकस नहीं करना। जी विशाल जी। सर नमस्कार सर। जी थैंक यू नमस्कार सर। जी। रिक्वेस्ट प्लीज क्वेश्चन बाद में पूछ लेना, क्लास पूरी हो जाने तो कृपया करके। अब ठीक है सर सर, आप इनमें लास्ट में नहीं नहीं ठीक है में सर, तो ही बता राइट। दीजिए। एक्चुअली मुझे चार्ट नहीं एक्सप्लेन सर, करने हैं, बाकी तो कुछ बताना नहीं। जैसे मैंने एक एक्सप्लेन किया है, तो जितना टाइम बचेगा उस हिसाब से मैं करता जाऊंगा। तो पूछिए विशाल प्लीज जी। कंटिन्यू सर, आई विल आस्क लेटर। नहीं नहीं प्लीज कंटिन्यू सर, आई विल आस्क लेटर। नहीं, अब आप पूछ लीजिए सर, अब मैंने उसमें बीच में ब्रेक किया हुआ है, तो अभी पूछ लीजिए, मैं बाद में फिर देखता हूँ कि कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। सर मेरा सिंपल सा सवाल ये था कि ये जो दशा का जो फलित अपन देखते हैं, एमडी तो इम्पोर्टेंट है ही, बट मोर और लेस एडी ज्यादा इफेक्टिव होती है ना इनके दशाफल में। नहीं सर, ये इस तरीके के कंक्लूजन नहीं बनाने, वो बिल्कुल गलत है। हम ठीक कोई है भी इसमें एस्ट्रोलॉजी में आप एकदम से एक्यूरेट ऐसी कोई चीज नहीं होती कि हम आउटराइटली ये बोलते हैं। महादशा का सबऑर्डिनेट होती है एडी। हाँ, आई एग्री, वो महादशा तो प्राइम मिनिस्टर, एडी इज द मिनिस्टर। महादशा गाइड करती है, ऑर्डर देती है एडी को। अब दोनों के बीच में किस तरीके के रिश्ते हैं, उसके बेस पर आपका रिजल्ट मिलते हैं। ओनली एडी के भी रिजल्ट नहीं मिलते, ओनली एमडी के भी रिजल्ट नहीं मिलते। तो जब हम ओवरऑल रिजल्ट, अभी मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, मैं सभी घरों को ले रहा हूँ। आपने देखा है, मैं सभी हाउसेज को ले रहा हूँ। मैं ये नहीं ले रहा कि केवल एडी के हाउसेज को ले रहा हूँ या एमडी के हाउसेज को ले रहा हूँ। एमडी के हाउसेज के भी रिजल्ट आपको मिलेंगे, एडी के हाउसेज के भी रिजल्ट आपको मिलेंगे। हम उसको ये ऐसे पिन पॉइंट करना चाहते हैं बेसिकली कि हमारा कॉमन वो होता है सभी का, कि हम ये चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर इवेंट हो, उसे ही बताए वो। ऐसा नहीं होता। एक एडी है, इंसान जब जीता है वो रोज खाना भी खाता है, वो बीमार भी होता है, वो एंजॉय भी करता है, उसने कहीं ट्रेवल भी करनी होती है, उसके घर पर रिश्तेदार भी जाने होते हैं, वो घूमने भी जाना चाहता है, वो कहीं मंदिर भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, और वो और तरीके के उसके घर में कुछ फंक्शन भी होंगे, उसको लॉस भी होगा, उसको प्रॉफिट भी होगा। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इस एडी में ये मैं 15 दिन बहुत बीमार रहा, तो केवल यही इवेंट मुझे नजर आना चाहिए, बाकी तो नजर ही नहीं आने चाहिए। जबकि प्रैक्टिकली लाइफ इस तरीके से नहीं चलती। आपको साइमल्टेनियसली कुंडली के 5, 6, 7, 8, 10 सभी भावों के रिजल्ट एक साथ मिल रहे होते हैं। उनकी जो इंटेंसिटी है, गुड और बैड देखने का तरीका केवल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। रिजल्ट आपको इतने सारे भावों के हमेशा मिलते हैं। 6 से 8 भावों के ऑलवेज एक्टिवेटेड रहते हैं आपकी कुंडलियों के अंदर, और ट्रांजिट जिन भावों को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है उनके रिजल्ट प्रीडोमिनेंटली मिलते हैं। क्योंकि एक दशा अंतरदशा में मैंने आपको जो अभी समझाया कि महादशा लॉर्ड अपने सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा, तो उसके 50 सिग्निफिकेशंस हैं, उनके रिजल्ट आपको 16, 18, 20 साल तक लगातार मिलते रहेंगे। फिर वो उसके लॉर्डशिप के हाउसेस के रिजल्ट देगा, उसकी 2 लॉर्डशिप होंगी, उनके रिजल्ट देगा। फिर उसके अंदर एक अंतरदशा होगी, वो किसी के साथ युति बना के बैठा हुआ है, तो वो युति वाले प्लेनेट के हाउसेस के भी रिजल्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो जब जहां हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमें तो बिल्कुल वही इवेंट पिन पॉइंट करना है, तब हम थोड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम एक ही इवेंट को पिन पॉइंट करने की कोशिश करते हैं। एक महादशा अंतरदशा के अंदर आप अपनी लाइफ को ले लें, एक दिन के अंदर आप 10 तरीके के काम करते हो, 10 तरीके के रिजल्ट होते हैं। आपके मूड स्विंग्स होते हैं अलग अलग। आपको खाना अच्छा लगेगा, वाइफ से आपका डिस्कशन हो सकता है, हस्बैंड से डिस्कशन हो सकता है, ऑफिस में बॉस से डिस्कशन हो सकता है, आप एंजॉय भी कर सकते हो उसी दिन को। तो एक डे की लाइफ को भी यदि हम उसको वो करें, तो हमें अलग अलग भावों के अलग अलग तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। तो आपका एक महादशा का पीरियड 15-20 साल का होता है, तो उसमें आपको सभी तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। अंतरदशा का पीरियड भी 2-3 साल का होता है। तो हम एक इंडिविजुअल इवेंट को कभी भी पिन पॉइंट करने की कोशिश जब आप कर रहे हो, तो वो उस इवेंट को करो, मगर ये मत सोचो कि उस अंतरदशा में केवल वही इवेंट होने वाला है। सभी कुछ होगा आपके साथ। केवल यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जैसे हमने कहा कि अंतरदशा बेटर जाने वाली है। बेटर जाने का मतलब आपका ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो बेटर वे में मिलेगा, मगर उस ड्यूरेशन में सभी भावों के रिजल्ट लगातार मिलते रहते हैं। ठीक है सर?
राइट सर, वन लास्ट क्वेश्चन इसमें, चलित का भी लोग चलित कुंडली से भी काफी प्रोडिक्शन का आजकल सर सिस्टम में देख रहा हूँ, तो क्या सर ये आगे कंटिन्यू करें सर, गलत है? आगे कंटिन्यू करें सर। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। पूछ रहे हैं तो बीच में सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप लोग पूछ रहे हो तो मेरा काम पढ़ाना है, तो आप या तो पूछे ही ना, यदि आप चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा बताऊं तो कोई पूछ लेता है, तो बाकी लोग ना बोलें प्लीज़, क्योंकि कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा जो भी कराना है। जो पूछ रहे हैं तो वो टोकना भी ठीक नहीं है बीच में, तो उसमें ये है कि बाकी पूछना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एंड में आंसर करता ही हूँ, तो बीच में हैंड रेज करना भी लॉजिकल नहीं है। पर एनीवे जब पूछ ही लिया है तो देखो, ऐसा सर चलित चार्ट का हम मतलब करते हैं एक्चुअली, एस्ट्रोलॉजर सब लोग अपना अपना ज्ञान होता है। मैं चलित चार्ट को ना तो यूज़ करता हूँ, ना मुझे वो समझ में आता है कि चलित को क्यों यूज़ करते हैं वो, क्योंकि हम उसको चलित वो यूज़ करते हैं जिनको ना ही डिविजनल चार्ट की नॉलेज होती है, ना ही उनको शेड्यूल वगैरह की नॉलेज होती है। जब हम डिविजनल चार्ट को यूज़ कर लेते हैं उसमें चलित भी यूज़ हो जाता है पूरा का पूरा, और शेड्यूल वगैरह यूज़ कर लेते हैं जब हम एक्चुअली रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ यूज़ कर लेते हैं, मतलब शेड्यूल का जो कंपोनेंट है आवासीय बल, वो चलित को मोर एंड लेस कवर अप कर देता है। चलित में कन्फ्यूजन ये होता है कि वो भाव ही तो बदलता है केवल, और बाकी कोई चीज़ नहीं बदलती। तो जब हम रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं तो मेरा ये मानना है, और जो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, कि प्लेनेट की राशि तो कभी बदलती नहीं है। एनवायरनमेंट चेंज हुए अगर आप उसका भाव बदल देते हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एनवायरनमेंट उसका सेम रहता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका 2% लोग चलित को यूज़ करते हैं, जो जितने भी जिनको एस्ट्रोलॉजर्स को ज़्यादा जानते हैं या जो गुरुज हैं, वो कोई भी चलित यूज़ नहीं करता। जब हम थैंक यू डिविजनल सर, चार्ट यूज थैंक कर यू। लेते हैं तो चलित की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब हम उसको एनालिसिस करते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली एक्चुअली किस भाव के अंदर वो प्लेनेट गया है, और भी ज़्यादा क्लियर टर्म्स में वहां पर आ जाता है वो। चलो, तो ये प्रवेश वर्मा की ये कुंडली मैंने लगाई हुई है, तो उसमें 7 नवंबर 1977 का इनका बर्थ है, वो श्योर है, और इनका टाइम भी 2013 है दिल्ली। तो ये इनका टाइम है, और इसके बेस पर हम देखते हैं तो अभी ये लाइमलाइट में थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब परवेज वर्मा को दिल्ली से बाहर कम ही लोग जानते होंगे, मगर अब सब हर कोई जानता है इंडिया भर के अंदर कि परवेज वर्मा कौन है। और इनका नाम भी चला था काफ़ी चीफ मिनिस्टरशिप में, हालांकि वो इन्हें नहीं मिल पाई, स्टिल वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। और दूसरी बात यह है कि वो एक नाम हो गया आज की डेट में, जिसको कि सब लोग जानने लगे कि ये प्रवेश वर्मा है। तो इनकी कुंडली को जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो दशा है इसकी जुपिटर वीनस है, 19/2/2024 से लेकर 20/10/2026 तक जुपिटर वीनस की दशा है। जी हेमलता मैम। जी मैम। सर लगन चेंज हो गया। अच्छा, वो मैं देख लेता हूँ, लगन देख लेता हूँ मैं, रोटेशन की वजह से हो गया। तो इनकी जो दशा है वो जुपिटर में वीनस की है, तो डिवन चार्ट से थोड़ा देखते हैं पहले। जुपिटर को ढूंढ लेते हैं कहाँ पर बैठा है। लग्न में बैठा हुआ है, रेट्रोगेट जुपिटर है, खैर वो मैं यहाँ पर नहीं देखना। और जुपिटर लॉर्ड है इसमें आपका 7th और 10th हाउस का। अब देखिए इसको, आप इन चीजों को देखिए कितनी ब्यूटी है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सब कुछ बोलती है कुंडली। 7th और 10th आगे सीधा सीधा ही जुपिटर की दशा है, मौका था ही नहीं, और कहां पर जाकर मौका मिला। 7th हाउस क्या होता है? 7th हाउस, आप पब्लिक में जब भी आओगे, आपका जो एक्सपोजर होगा दुनिया के अंदर, सबको जब आप दिखाई देने लगोगे, तो 7th हाउस का रोल होता ही होता है। 10th हाउस आ रहा है देखिए, और वो आपका रिजल्ट देगा। सोर्स कौन हो गया? लग्न, सेल्फ, खुद। इसने जाके कहा था जी मैं लड़ूंगा केजरीवाल से, कोई नाम नहीं था इसका, इसने कहा कि मुझे आप न्यू दिल्ली से टिकट दे दीजिए, मैं केजरीवाल से लड़ूंगा। इसका नाम भी खत्म हो सकता था हार जाता तो ये सेल्फ आ गया। देखिए यहाँ पर सोर्स है, जहां पर प्लेनेट बैठा होता है वो सोर्स है। तो ये दोनों चीजें आपको नजर आ ही रही होंगी। हालांकि ये मार्क है, बहुत सारे लोग मार्क पर बड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, केंद्राधिपति दोष भी इसको लगा देंगे, मार्क वगैरह पर फोकस नहीं करना। अब क्या करना है, देखिए ये यहाँ पर आ गया, तो आपको जुपिटर साफ साफ नजर आ रहा है। शुक्र को देख लीजिए, वीनस को, तो जुपिटर ने रिजल्ट इन दोनों के देने हैं, इसका किसी के साथ कंजंक्शन भी नहीं है यहाँ पर। अब हम पकड़ लेते हैं यहाँ पर शुक्र को। तो शुक्र आपका देखिए 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ है,
और ये 12th का लॉर्ड है। तो प्लेसमेंट बहुत फर्स्ट क्लास है, अपनी राशि में त्रिकोण भाव के अंदर बैठा हुआ है और शुभ प्लेनेट है इस कुंडली के लिए। शुभ अशुभ की वजह से मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए, ये होते हैं गैम्बलिंग, 5th हाउस गैम्बलिंग को रिप्रेजेंट करता है। और गैम्बल किया इसने और इसको कहां पर जाके वो मिली सक्सेस, अवे जो अपनी जगह है, ये अपनी इसने कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज की और ऐसी जगह पर जाके लड़ा जिसका इससे कोई आधार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है। ये पार्लियामेंट में भी जो एमपी हुआ करता था वेस्ट दिल्ली से हुआ करता था और कास्ट बेस पर, क्योंकि ये जाट है तो ये मान के चलते थे कि जाटों का लीडर है, बाकी लोग इसको वोट नहीं देंगे। फिर भी इसने अपनी जगह को छोड़ा, अपने एनवायरमेंट को छोड़ा, ऐसे एनवायरमेंट में गया जो इसका फेवरेबल नहीं था और वहां पर जाकर इसको सक्सेस मिली। सन से इसका कंजंक्शन नहीं है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा सेपरेशन है। तो इसका D1 चार्ट देखिए, इस तरीके से मैं देखूंगा। अब मैं इसको बाकी पैरामीटर्स पर मिलाकर देखता हूँ। नवांश कुंडली बगल में रखी हुई है, तो नवांश कुंडली को चेक करते हैं। नवांश कुंडली में जुपिटर को देखते हैं कि जुपिटर की क्या स्थिति है। देखिए, नवांश कुंडली में जुपिटर तीसरे भाव के अंदर चला गया है और वो यहाँ पर डेबिलिटेशन आप देख सकते हो, मगर नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि इसका एक्सोल्टेशन मून इसके साथ बैठा हुआ है। और नवांश में किन किन भावों का लॉर्ड है, देखिए नवांश के लिए आपका 2nd और 5th हाउस का लॉर्ड है। तो 2nd और 5th हाउस का लॉर्ड हो गया तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने बताया होगा त्रिकोण का स्वामी है तो इसका बेटर प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पर ये नीच का होते हुए भी इसका नीच भंग है, सो इट इज बेटर। तो एफर्ट आपको इसको करना पड़ेगा और एफर्ट के बाद इसको सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब मैं जो इसका अंतरदशा लॉर्ड है शुक्र को देखूंगा। शुक्र आप देखेंगे ये 12th हाउस के अंदर है, मगर ये वर्गोत्तम हो गया। अब ध्यान से समझना, वर्गोत्तम प्लेनेट का मैंने आपको बताया था, वर्गोत्तम प्लेनेट टाइप ऑफ रिजल्ट को चेंज नहीं करता। वर्गोत्तम प्लेनेट नेचर ऑफ रिजल्ट को चेंज नहीं करता, मगर केवल उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। यहां पर वीनस आपका वर्गोत्तम है और उसकी स्ट्रेंथ यहां पर जाकर क्या होगी, आपकी बढ़ गई स्ट्रेंथ, क्योंकि वो क्या हुआ, स्वयं राशि के अंदर चला गया। वर्गोत्तम प्लेनेट अपनी ही राशि में, तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो राशि होता है, फिर भाव होता है, हालांकि वो 12th हाउस के अंदर है, मगर यहाँ पर 12th हाउस भी इन्वॉल्व है इसके रिजल्ट में, क्योंकि मैं इसकी कुंडली को बाद में एनालाइज कर रहा हूँ। इसको सक्सेस मिली है, जो इसका अपनी जगह थी उससे जगह इसने बदली, प्लेस इसने चेंज किया, तब सक्सेस मिली है। तो वीनस यहाँ पर वर्गोत्तम होकर बैठा हुआ है और वो आपका स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड है। इसको हम देख सकते हैं कि पुष्कर नवांश में भी है कि 3 डिग्री 15 मिनट है और 3 डिग्री 15 मिनट हो गया 3711 में। नहीं, पुष्कर नवांश में तो ये नहीं है। पुष्कर नवांश में 1 मिनट, डिग्रीज भूल जाता हूं मैं कई बार। हाँ, पुष्कर नवांश में नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी ये एक्सोल्टेड तो है ही, वो सॉरी वर्गोत्तम तो है ही। तो यहाँ पर यदि मैं रिजल्ट देखूंगा तो जो इनकी आपका लॉर्डशिप है, ये भी देखिए 7th हाउस का लॉर्ड है इसके अंदर, और आपका 7th हाउस वही फिर पब्लिक एक्सपोजर है। फिर फर्दर जो नवांश में हमें केवल क्या देखना होता है कि वो प्लेनेट किस राशि के अंदर गया है और किस भाव के अंदर गया है, उस तरीके से हम देखते हैं, और उसकी लॉर्डशिप क्या है। तो यहाँ पर जब हम इसको जुपिटर की लॉर्डशिप देखते हैं तो वो त्रिकोण की लॉर्डशिप है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यदि मैं वीनस की भी लॉर्डशिप देखता हूँ तो आपका यहाँ पर वो 12th हाउस के अंदर जरूर है, मगर स्टिल वो वर्गोत्तम है और D1 कुंडली के अंदर अपनी राशि में चला गया। तो नवांश के अंदर स्वयं राशि का यदि प्लेनेट हो जाए, एक्सोल्टेड हो जाए और या वो आपका उच्च का हो जाए तो वो आपके बेटर रिजल्ट देता है, ये हम पहले से ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने नवांश के बेस पर देखा। अब मैं इसको सबसे पहले वो देख लेता हूँ। देखिए, इसमें दशा लग्न बनाने की जरूरत नहीं है आपको, कितनी सटीक देखिए दशा लग्न। जुपिटर ऑलरेडी महादशा लग्न में बैठी हुई है और आपका वीनस अंतरदशा लॉर्ड यहाँ 5वें भाव में ऑलरेडी दशा लग्न बनी हुई है। ऑलरेडी ये कुंडली दशा लग्न कुंडली है और दशा लग्न कुंडली में इनकी रिलेटिव पोजीशन 1-5 है, वो बेस्ट पोजीशन होती है। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में हो तो सबसे बेस्ट पोजीशन है, तो वो दशा इसको बेहतरीन रिजल्ट देने चाहिए और इसको बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर मिले हैं। अब प्रोग्रेस लग्न को और जरा चेक कर लेते हैं। तो प्रोग्रेस लग्न चेक करने का तरीका क्या होगा, ये जो इनका मून है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है जन्म के समय, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो अब इनकी जो दशा रही होगी वो उस समय पर रही होगी वीनस की, जब इनका जन्म हुआ होगा। अब इनकी दशा चल रही है आपकी जुपिटर की। जुपिटर का मतलब जो विशाखा नक्षत्र इनका प्रोग्रेस नक्षत्र रहेगा, और विशाखा नक्षत्र को हम देखेंगे तो वो 2 राशियों में आता है। विशाखा नक्षत्र 2 साइन में आता है, विशाखा नक्षत्र 7 साइन में भी आता है, 8 साइन में भी आता है। यदि जुपिटर की 16 साल की दशा होती है, उसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं
तो पहले 12 साल जो आएंगे प्रोग्रेस लग्न 7 साइन में होगा, और आखिर वाले 4 साल इसके आपके स्कॉर्पियो साइन में होगा, क्योंकि वहां पर केवल एक पद होता है स्कॉर्पियो साइन में जुपिटर के इस नक्षत्र का, विशाखा नक्षत्र का। तो हम देखते हैं इसकी कितनी दशा बची हुई है। 2024 में ये इनकी दशा है एक्चुअली जुपिटर की 2032 तक। तो अभी ये एक्चुअली इसका जो प्रोग्रेस लग्न है वो 7 साइन में ही फॉल कर रही होगी। तो यहां पर ये 7 साइन है, इसको मैं प्रोग्रेस लग्न बना देता हूं। देखिए प्लेसमेंट देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 1 सेकंड में, क्योंकि प्लेसमेंट वर्ड बोला था मैंने, आपको आंसर नजर आ जाएगा। प्लेसमेंट देखोगे कि कैसी दशा जाने वाली, कैसी दशा जाने वाली है, उसका आंसर ढूंढिए। देखिए वीनस लग्न में है, जुपिटर 9th हाउस में है, और भी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो गया D1 के कंपैरिजन में। D1 में जुपिटर लग्न में था, वीनस 5th हाउस में था। 5th हाउस इज आपका वो होता है आपका त्रिकोण, मगर 9th हाउस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण। और यहाँ पर आपको इसको हम इसके प्लेसमेंट के बेस पर ये दशा बता देंगे कि दशा इसकी बहुत बेहतरीन जाने वाली है। अदरवाइज जुपिटर इस कुंडली के लिए न्यूट्रल मानोगे, कोई इसे मारक मानेगा, कोई कुछ भी मानेगा, मगर हेल्थ रिलेटेड हो सकता है इश्यूज रेज हो, मगर जो ओवरऑल दशा है ये बहुत अच्छी जाने वाली है। ये मैंने दशा लग्न टेक्निक के बेस पर आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं इसमें नवतारा चक्र भी लगाने की कोशिश करता हूँ कि नवतारा चक्र क्या कहानी देता है। तो नवतारा चक्र ये 2 मैंने केजरीवाल की कुंडली पर भी लगाया है, पर मैंने उसके 1-2 वीडियोस बना दिए हैं, तो वो मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए नवतारा चक्र के अंदर हम देखते हैं कि इसका जन्म नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है। उत्तर फाल्गुनी जन्म नक्षत्र हो गया, तो वीनस के नक्षत्र इसके जन्म नक्षत्र हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं जरा जुपिटर किसके अंदर है, तो वो आर्द्रा नक्षत्र में है और वीनस चित्रा नक्षत्र में है। वीनस इन चित्रा नक्षत्र और जुपिटर आपका आर्द्रा में है। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ पहले कुंडली को, अदरवाइज फिर बाद में गलत एनालिसिस हो जाएगा, कोई हो चुका है ऐसा 1-2 बार। जन्म नक्षत्र है इसका पूर्व फाल्गुनी, और यस आर्द्रा एक्चुअली इसका नक्षत्र है राहु का। तो राहु का नक्षत्र कौन से नंबर पर आएगा, यदि हम इसको देख लेते हैं, जुपिटर राहु के नक्षत्र के अंदर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर फाल्गुनी के बाद जो राहु आएगा, एक्चुअली राहु की 6ठे नंबर की दशा होती है, तो ये कोई बहुत बेटर नक्षत्र के अंदर प्लेस्ड नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। अब हम देख लेते हैं जो इसका वीनस है। वीनस आपका इसका चित्रा नक्षत्र में है, वो इसके मार्स के नक्षत्र में है। तो मार्स का नक्षत्र यहाँ पर हो जाएगा आर्द्रा। यदि मैं देखता हूँ तो मार्स का आपका आएगा वीनस, वीनस के बाद सन के बाद आपका हो गया इस मून एंड मार्स, तो चौथा आएगा, तो वो ठीक है। तो एक नक्षत्र आपका बहुत बेटर नहीं है, मगर फिर भी क्या है, इस कुंडली के लिए शुक्र आपका बेनिफिक प्लेनेट है, फंक्शनल बेनिफिक है। तो फंक्शनल बेनिफिक में जाकर भी वो आपके मेलिफिक नक्षत्र में जाकर भी न्यूट्रल रिजल्ट देता है, खराब रिजल्ट नहीं देता। और जुपिटर भी आपके न्यूट्रल टाइप रिजल्ट देगा। तो नवतारा चक्र के बेस पर यहाँ पर कोई बेहतरीन तो रिजल्ट नहीं नजर आ रहे हैं, मगर न्यूट्रल रिजल्ट नजर आ रहे हैं। उसको भी जस्टिफाई कर सकता हूँ मैं, न्यूट्रल रिजल्ट ही है वो एक तरीके के, क्योंकि जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी उस लेवल की नहीं रही। मगर आपको सबकी डायरेक्शन जो आप ध्यान से देख रहे हो कि आपने इसकी डायरेक्ट कुंडली की डायरेक्शन से यदि आप समझ पाए तो वो भी वही थी। इसके बाद आपने इसकी डायरेक्शन देखी, मैंने आपको प्रोग्रेस लगने बताया, वो भी रिजल्ट बेटर बता रहा है। इसके बाद मैंने नवांश को यूटिलाइज किया और मैंने उसी कंसेप्ट पर चला हूँ कि प्लेनेट किस राशि के अंदर है और किस भाव के अंदर है, उसके इन 2 क्राइटेरियाज पर बेस, और वो किस चीज का लॉर्ड है उसके बेस पर हमने एनालाइज किया। नवतारा चक्र पर यहाँ पर देखा तो नवतारा चक्र में आपका न्यूट्रल टाइप रिजल्ट हमको नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो जुपिटर है इस कुंडली के लिए न्यूट्रल प्लेनेट है और वो बेनिफिक तारे में है, तो जुपिटर थोड़ा बेनिफिक रिजल्ट ही देगा, खराब नहीं देगा। वीनस आपका बेनिफिक प्लेनेट है और वो आपका मेलिफिक नक्षत्र के अंदर है, तो वो आपको न्यूट्रल रिजल्ट देगा। बेनिफिक प्लेनेट यदि मेलिफिक नक्षत्र के अंदर हो तो वो आपको न्यूट्रल रिजल्ट देता है। और आपका जुपिटर रिलेटिवली बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि न्यूट्रल प्लेनेट बेनिफिक उसके नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, तो इसको ओवरऑल ठीक ही रिजल्ट मिले। और हमसे दशा यदि नवतारा चक्र के बेस पर पूछते तो हम कहते थे न्यूट्रल से थोड़ा बेटर ही दशा इस केस में जाएगी। अब हम देखते हैं और एक कुंडली नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी की कुंडली को जब हम एनालाइज करेंगे तो हम इसके अंदर थोड़ा सा ये मानकर चलेंगे कि इनकी जो वो दशा, वो पीरियड था, वो उतना बढ़िया नहीं गया।
क्योंकि बढ़िया गया होता तो एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं मिले, मगर बहुत खराब भी नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर तो बने ही बने, तो वो हाईएस्ट पोस्ट पर तो थे, मगर जो एक कहते हैं कि उनका जो एक जो था जलवा, उसके अंदर चुनावों के रिजल्ट के हिसाब से कमी नजर आई। जो पॉपुलैरिटी है ऑन द बेसिस ऑफ जो सीट्स आई, उसके बेसिस पर वो रिड्यूस होती गई। तो ये भी पब्लिक डोमेन में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत लोग एनालाइज करते हैं, तो वो इसके बेस पर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है। 1 मिनट रुकिए। अब ये इनकी जो दशा है वो देखिए 5/6/2024 ध्यान से देखिएगा। जो रिजल्ट आए थे वो 4 तारीख और 5 तारीख को आए थे लोकसभा के, उसी दिन की दशा हुई है मार्स से मरकरी, जिस दिन रिजल्ट आए हैं लोकसभा के 2024 में। अब मार्स और मरकरी को पकड़ लेते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले D1 चार्ट के अंदर। मार्स को देखते हैं तो मार्स का आपका ये लग्न के अंदर बैठा हुआ है, लग्न लॉर्ड है, ये आपको 6th और लग्न के रिजल्ट देगा। और यदि आपको मून को देखते हैं तो ये मून आपका 9 डिग्री पर है, मून से कंजंक्शन 10 डिग्री तक होता है, ध्यान रखना। तो मून भी कंजक्टेड है, वो आपको 9th हाउस के रिजल्ट देगा। 9th हाउस का मतलब होगा भाग्यस्थान और सेल्फ एफर्ट हो गया, और ये कंपटीशन हो गया 6th हाउस। और यहाँ पे आपका मार्स के साथ मून एक्चुअली युति में, इसलिए मून को लिया है। तो ये अब आपको लग्न का मतलब हो गया सेल्फ एफर्ट, ये है एक्चुअली सोर्स। तो आपको मालूम ही है एफर्ट तो कितना करते हैं वो, तो सोर्स हो गया, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा 6 मतलब कंपटीशन से रिलेटेड, और ये 9th हाउस का मतलब आपका भाग्य भी मान सकते हो आप, तो भाग्य भी काम करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो अंतरदशा है वो मरकरी की है, मरकरी को भी पकड़ लेते हैं। मरकरी अब 8th और 11th लॉर्ड है, और 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अब 8th हाउस का देखिए इन्वॉल्वमेंट आ गया। अब यहां पर क्यों आया, अभी तक तो एक भी कुंडली के अंदर नहीं आया। 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आपको साफ साफ नजर आ रहा है, जो अंतरदशा है उसके अंदर। 8th हाउस आपकी सडननेस को रिप्रेजेंट करता है, सडन लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, तो देखिए इनको सडन लॉसेस हुए हैं, जो 2-7 इनको मेजोरिटी नहीं मिली, और किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसा नहीं है किसी बंदे को एक्सपेक्टेड होगी इनको मेजोरिटी नहीं मिलेगी। ये 8th हाउस की खास बात है, क्योंकि इनकी 8th हाउस की उस दिन जिस दिन रिजल्ट आए हैं उस दिन अंतरदशा शुरू हुई थी, और अंतरदशा ने उसका देखिए कमाल दिखाया। 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि वो 11th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो सोर्स 11th हाउस था। तो जो इनका सोशल सर्किल है, सोशल सर्किल का मतलब पॉलिटिशियन का तो सोशल सर्किल मासेस होते हैं, तो मासेस के थ्रू इन्हें 8th हाउस का रिजल्ट मिला है देखिए। और मासेस ने 8th हाउस का रिजल्ट क्या दिया है कि इनको सडन लॉस दिया है, जो चीज इनके पास होनी चाहिए थी, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके बियॉन्ड इनको रिजल्ट दिए हैं, मगर स्टिल इनको गेन भी मिला है। रीजन क्या है कि फाइनली वो एस्केप थ्रू हो गए और उनकी गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से बना दी है। तो दैट इज द रोल ऑफ द 8th हाउस, ये आपका इनका D1 चार्ट बता रहा है। अब मैं इसको थोड़ा नवांश में खींच के ले जाता हूँ, क्योंकि मैं इसको इनकी मोदी जी की उसको एनालाइज नहीं कर रहा, मैं जस्ट इवेंट को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप ये वीडियोस को थोड़ा देखेंगे तो आप उसमें होपफुली, मेरी कोशिश ये है कि आप कुछ सीखने को मिले आपको। यहाँ पर अब मैं मार्स और उसको पकड़ ले जाता हूँ, दशा और अंतरदशा लॉर्ड को D9 चार्ट के अंदर। तो दशा लॉर्ड यहाँ पर मार्स चला गया, देखिए ये नीच का भी हो गया है, 4 साइन के अंदर है, त्रिकोण में प्लेसमेंट ठीक है, 4 साइन में नीच का हो गया। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति इसकी, कि जो अंतरदशा लॉर्ड है मरकरी, तो वो अंतरदशा लॉर्ड मरकरी अपनी फ्रेंड साइन के अंदर बैठा हुआ है, और यहाँ पर ये 10 साइन में है, फ्रेंड साइन के अंदर है। मार्स की लॉर्डशिप देख लेते हैं, तो मार्स की लॉर्डशिप है लग्न और ये, तो ये देखिए लग्न की लॉर्डशिप है, तो 6th भाव के और लग्न के रिजल्ट देगा, 9th हाउस के रिजल्ट देगा। यहाँ पे भी जरा देख लीजिए वो का वही है, मार्स किस किस के रिजल्ट दे रहा है, लग्न के, 6th हाउस के, और यहाँ पर 9th हाउस के। एग्जैक्टली सेम चीज के रिजल्ट यहाँ पे भी ये देता नजर आ रहा है मार्स। ये इसका क्या है कि जो राशि है वो ठीक नहीं है, 4 साइन के अंदर है, नीच की राशि के अंदर ये बैठा हुआ है, मगर ये इसका प्लेसमेंट जो है, देखिए दोनों चीजों को हमें कंसीडर करके चलना है। हालांकि नीच की राशि पर बैठने पर उसके रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेंगे, कमजोर हो जाएंगे रिजल्ट। जो आपको D1 से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके कंपैरिजन में रिजल्ट कमजोर हो गए, यहाँ पर नीच की राशि के अंदर चला गया। अंतरदशा लॉर्ड को और पकड़ लेते हैं मरकरी को, तो मरकरी यहाँ पर देखिए वही फिर
आपका D1 और D9 में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, इस दशा को हम कहेंगे कि ये बेटर नहीं जाएगी। मैं केवल ये यहाँ पर इतना भर कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये महादशा के अंदर अंतरदशा आपकी बेटर नहीं जाएगी। नहीं क्यों जाएगी? मैं नवांश के बेस पर जाकर मैंने देखा कि जो महादशा लॉर्ड है वो नीच का हो गया। इसके बाद अंतरदशा लॉर्ड जो बैठा है आपके थर्ड हाउस में मित्र राशि में बैठा है, उतना बार ठीक है, मगर वो 8th हाउस इन्वॉल्व कर गया। 8th लॉर्ड हो गया तो 8th हाउस से रिलेटेड घटना घटित होगी। 8th हाउस आपके अनएक्सपेक्टेड लॉस, ग्रीफ, इस तरह की चीज को बताता है। तो यहाँ पे इनके साथ जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। जितने भी ओपिनियन पोल थे, एग्जिट पोल थे, वो सब जो बता रहे थे उसके अलावा कुछ हुआ। अब हम आकर देख लेते हैं। और अब इसमें कई चीजें छूट भी सकती हैं, मैं केवल आपको क्लास में जो भी समझ में आ रहा है वो चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर देखने के लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसको नवतारा चक्र पे क्या स्थिति नजर आती है। तो नवतारा चक्र पर इसको मार्स को पकड़ लेते हैं। तो मार्स आपका सबसे पहले तो हम इसका जन्म नक्षत्र निकाल लेते हैं, वो अनुराधा नक्षत्र है। तो शनि की दशा रही होगी शुरू में। अब नवतारा चक्र में अनुराधा नक्षत्र है और ये यहाँ पर इनका आ गया मार्स विशाखा नक्षत्र में है। तो अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने वाले के लिए विशाखा नक्षत्र आपका अति मित्र न्यूट्रल नक्षत्र होता है। तो मार्स बेनिफिक प्लेनेट है और न्यूट्रल नक्षत्र में है, तो नवतारा चक्र के बेस पर वो रिलेटिवली ठीक ठाक रिजल्ट देगा। इसके बाद हम देख लेते हैं मरकरी को उठाकर देखते हैं। मरकरी समस्या क्रिएट कर रहा है इन सभी कुंडलियों में, आप ध्यान रखना। मार्स उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो मरकरी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मरकरी को हम यहाँ पर उठा के देखते हैं नवतारा चक्र में। तो नवतारा चक्र में मरकरी आ रहा है आपका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। तो जिसका अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके लिए उत्तर फाल्गुनी यदि हम देखते हैं तो उत्तर फाल्गुनी एक्चुअली सन का नक्षत्र होता है। तो सैटर्न के नक्षत्र उसमें जन्म हुआ है, तो सैटर्न हो गया। उसके बाद आपका ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाएगा, तीसरा आपका मूल आएगा, चौथा ये 5वां नक्षत्र है। तो देखिए खराब नक्षत्र है, क्योंकि आपका जन्म नक्षत्र के बाद संपद, विपद, विपद, क्षेम और ये प्रत्यारी हो गया आपका। तो ये खराब नक्षत्र हो गया, तो खराब ही नक्षत्र है देखिए। और मरकरी इस कुंडली के लिए मैलिफिक प्लेनेट है, खराब नक्षत्र है, उसने खराब रिजल्ट दिए हैं आपको। A to Z चीज देखिए एक ही रास्ते पे जा रही है यदि आप उससे ध्यान से समझो तो। नवांश से भी वही स्थिति बता रही है, यहाँ पे भी वही मरकरी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपका D1 के अंदर भी मरकरी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इनको जो अंतरदशा आई है, महादशा ने उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। पहले तो ये ठीक से चले आ रहे थे। महादशा तो इनकी 2019 में भी मार्च की रही होगी जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, या 20 में शुरू हुई थी। मगर ये अंतरदशा जो आई है मरकरी की, इसने यहाँ पर तीनों जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट की है। अब हम प्रोग्रेस लग्न बना लेते हैं इनकी। तो प्रोग्रेस लग्न बनाने के लिए हम देख लेते हैं इनका जन्म जो हुआ है वो आपका अनुराधा नक्षत्र में है, और करंट दशा इनकी जो चल रही है वो चल रही है हमारी मार्स की। तो मार्स तक पहुंचते हैं। मार्स का नक्षत्र ही आएगा धनिष्ठा। अनुराधा से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो अनुराधा के बाद ज्येष्ठा आएगा आपका, तब मरकरी की दशा रही होगी। इसके बाद इनका मूल आएगा, तो मूल के अंदर इनकी केतु की दशा रही होगी। फिर आपका पूर्वाषाढ़ आया होगा, उसमें वीनस की दशा रही होगी। उत्तराषाढ़ आया होगा, उसके अंदर इनकी सन की दशा रही होगी। फिर आपका श्रवण आया होगा, फिर मून की दशा रही होगी। अब धनिष्ठा आ गया और ये आप में धनिष्ठा के अंदर इनकी मार्स की दशा आ गई। तो धनिष्ठा इनका प्रोग्रेस नक्षत्र है। अब धनिष्ठा नक्षत्र 2 राशियों में होता है, 10 और 11 में। मार्स की दशा 7 साल की होती है, तो पहले 3.5 साल वो आपके उसके 2 चरण आपके 10 साइन में होते हैं और 2 चरण उसके आपके 11 साइन के अंदर होते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे। इसमें इसका जो ये लास्ट लेग है 27 में दशा खत्म हो जाएगी, तो आधी दशा इनकी क्रॉस हो चुकी है। तो इनकी जो प्रोग्रेस लग्न है 11 साइन आएगी। तो प्रोग्रेस लग्न को हम 11 बना लेते हैं, कुछ इसको हम रोटेट कर लेते हैं 11 से। अब हम यहां पर मार्स और मरकरी की स्थिति देख लेते हैं। आपको सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। मार्स देखिए फिर आपका 10th हाउस में है और मरकरी फिर 8th हाउस में। कोई डिसिमेट्री नहीं है। मैंने आपको 4 टेक्निक आपके सामने लाइव 3 एग्जांपल्स में एक्सप्लेन किए हैं। हर एक के केस में जो रिजल्ट एक चीज बोल रही है वही दूसरी बोल रही है, वही तीसरी बोल रही है, वही चौथी बोल रही है, मगर इनमें आसानी आ जाती है। देखिए यहाँ भी मरकरी आपके 8वें भाव के अंदर चला गया प्रोग्रेस लग्न में, और मरकरी ने ही इनको ट्रबल्स दी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 3 आपको एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। इनको जो भी 4 मैंने ये कंसेप्ट आपको समझाए थे,
तो फुली आई थिंक ये सफिशिएंट है। अब आपको जो भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, हेमलता मैम पूछिए। अच्छा, एक मिनट, अनम्यूट कर देता हूँ। सर पूछना कुछ नहीं था, पहले ही बताना था कि वो लगन थोड़ा चेंज हो गया था। दूसरी बात, अभी तो मैं आपको थैंक्स ही बोलूंगी, क्योंकि ये प्रोग्रेस लगन लगाने से इतने अच्छे से हम प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आज हमारा कोर्स भी खत्म हो रहा है, ये 10 वाला, और हाँ, मैंने चलो, सेकंड टाइम ज्वाइन किया था। एक्चुअली और 2 क्लासेस का था, फिर मैंने सोचा थोड़ा चलो जो भी बता सकते हैं, वो तो मुझे भी एनालिसिस कराने में मजा आता है, मगर वही है। हाँ सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और सेकंड टाइम ज्वाइन किया था मैंने दशा का। अच्छा तो अच्छा अच्छा। फर्स्ट टाइम उतना क्लियर नहीं हुआ था, इस बार बहुत बहुत क्लियर हो गया सर। जी, वो एक्चुअली थैंक यू। थोड़ा मैंने स्लो भी कराया इस बार। हाँ जी, हाँ जी। अब वंदना मैम। नहीं, मैंने तो नहीं पूछना। सर दूसरी वंदना मैम है। सर मुझे हाँ जी मैम। जी 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 सर, एक तो सर यहाँ से नहीं क्वेश्चन सर, जो आपने लास्ट क्लास ली थी ना, जी उसमें से मेरा क्वेश्चन है सर, आपने जो 64th नवांशा बोला था कि लगन और लग्नेश से भी देखना है, तो वो D1 से देखना है कि वो भी लगन मतलब कि लग्नेश की जो स्थिति D9 में उससे देखना है? D9 का 4th हाउस 64th नवांश है, देखना कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, जैसे आपने बोला था ना कि लगन और लग्नेश से भी देखिए, तो वो जैसे लगन से जो 4th हाउस है वो देखना D1 का, या हाँ, लगन D9 से, का ही लगन देखना से। वो भी? D9 D1 में नहीं देखना होता 64th नवांश। जी अच्छा, लग्नेश से भी D9 में ही देखना है? हाँ, D9 में 4th हाउस बोल दिया ना आपका, लगने से भी देखना है तो हाँ, D9 में देखना है आपका। 4th हाउस जो है वो 64th नवांश है, उसमें बैठा हुआ प्लेनेट भी 64th नवांश में माना जाएगा, उसका लॉर्ड भी 64th नवांश को रिप्रेजेंट करेगा। D9 का 4th हाउस। आपकी आवाज म्यूट हो गई या आप मैम समझ में आ गया? आपकी आवाज म्यूट हो गई है, आप फिर पूछ लेना। मीनल मैम। हाँ सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगी कि आपके सभी क्लासेस की तरह यह क्लास भी बहुत ही बढ़िया रहा है, और सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बस 2 प्रश्न थे, वो भी मेरी समझ से आप वैसे ही आसानी से समझा देंगे। ये है कि पहला जो आपने एग्जाम्पल चार्ट लिया था, ये नव नियुक्त मुख्यमंत्री जी का, जी रेखा गुप्ता जी का। जी जी, तो इनका जो केतु है नवांश में पंचम भाव में था, तो पंचम भाव तो अच्छा होता है, शुभ होता है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया जिसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं, और कुछ इस तरह का दूसरे वाले चार्ट में, प्रवेश वर्मा जी के चार्ट में भी था कि वहां पे गुलिक दिखाई दे रहा था। तो केतु उसी भाव में था जहां पे, मतलब नवांश में 5वें भाव में, जहां पे गुलिक बैठे बैठे हैं। तो क्या सर इसके बारे में कुछ बताएंगे? गुलिक का कोई प्रभाव नहीं है पंचम भाव में? ऐसा होता है मैम कि जो गुलिक और मांदी जो है, इनके बारे में लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज हैं, तो उसे हम किसी एनालिसिस में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसके बारे में कोई क्लियर टेक्स्ट नहीं है। अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग मानते हैं। बहुत लोग तो गुलिक और मांदी को अलग अलग ही मानते हैं, बहुत लोग सेम मानते हैं। फिर ये क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, गुलिक को जब यूटिलाइज करना होता है तो हमें उस पॉइंट को देखना होता है, ना कि पूरी राशि को। गुलिक एक, जैसे आपका राहु एक पॉइंट है, केतु एक पॉइंट है, लग्न एक पॉइंट है, गुलिक भी एक पर्टिकुलर बिंदु है। तो हम पूरी राशि को यदि एफ्लिक्ट कंसीडर करेंगे तो फिर हमारा एनालिसिस वो हो जाएगा, मतलब प्रॉपर नहीं आएगा। इसलिए गुलिक को और मांदी को हम किसी भी एनालिसिस में कंसीडर नहीं करते, एक्सेप्ट टू बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। और हाँ हेल्थ सर, रिलेटेड इसका इश्यूज में आप देख सकते हो यदि देखना चाहो तो।
हाँ सर, लेकिन इसका प्रभाव तो होता है ना। नहीं, ऐसा कुछ भी प्रभाव नहीं होता, कोई क्लियर कट कोई इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है, कोई बहुत क्लासिक्स में नहीं है। और मांदी और गुलिक केवल आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देते हैं, बाकी मैटर्स में मांदी और गुलिक का कोई रोल नहीं होता। जैसे 64 नवांश है, वो भी हेल्थ रिलेटेड इशू देगा, बाकी मैटर्स में इसका कोई बहुत रोल नहीं होता। ऐसे ही है 64 नवांश है, जैसे ही आपका लॉन्जिविटी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा काम आते हैं। जी 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 सर, मांदी का शायद मैंने कहीं सुना है, पढ़ा है, लॉन्जेविटी में भी कुछ रोल होता है। नहीं, दोनों का गुलिक और मांदी हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में ही यूटिलाइज होते हैं सर। आयु में भी एक ही बात होगी ना, वो आयु और हेल्थ एक ही बात होगी ना, आपका एक ही मैटर हो गया वो, कि आपका जी जी गुलिक और जी मांदी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सैटेलाइट्स हैं, सभी सैटेलाइट्स को, और गुलिक और मांदी पे क्यों जोर दिया जाए, बाकी भी सैटेलाइट्स को यूज करना चाहिए, मगर वो फिर एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए हम उनको जी ज्यादा यूज नहीं करते। जी जी। अच्छा सर, और ये जो आपने एक क्वेश्चन और है सर, बस छोटा सा, आपने जो मृत्यु देने वाली दशाएं बताई, उसमें ये त्रिक भाव तो है ही है, और त्रिक भाव के साथ साथ मार्केश वाले, मतलब द्वितीयेश और सप्तमेश, ये हो गए। आपको मैं कल एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उससे देखना, आपके सारे कंसेप्ट बदल जाएंगे। मृत्यु की दशाएं आपको बिल्कुल सटीक मिल जाएंगी। कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, हालांकि उनके व्यूज ज्यादा आते नहीं है, डेथ का नाम सुन के लोग वीडियो भी नहीं देखते, तो मैं कल डालूंगा, आप उसके आपके सभी प्रश्नों के जवाब उसके अंदर मिल जाएंगे। वो एक अलग कंसेप्ट है, D2 जी चार्ट जी के जी बेस सर, पर बहुत आपको धन्यवाद पता सर। चलेगा किस दशा में किसी की डेथ होती है। लग्न कुंडली सर से बहुत कभी पता नहीं धन्यवाद चलता। सर, बहुत धन्यवाद। सर एक चीज बस, ये आप ही के बताया हुआ है सर, ये जो मैं पूछ रही हूँ ये आप ही ने बताया है, वो आप ही की बताई चीज पर थोड़ा सा मैं आज अभी कंफर्म मैम कर आज रही की थी। क्लास से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछोगे तो ठीक रहेगा। सर आज ही के क्लास से रिलेटेड है, बोलिए आज ही के बोलिए क्लास से रिलेटेड है, बोलिए जो मैम, क्योंकि आपने बहुत लोग वेट कर रहे इन हैं। द कोर्स ऑफ योर अपने, सॉरी सर, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो आपने मृत्यु वाली दशाएं जो बताई, एक तो सबसे मेन दशा है तो द्वितीयेश और सप्तमेश के हो गए, इसके अलावा जो त्रिक भावों की दशा होती है 6, 8, 12, ठीक है, इसके हो गए। इसके अलावा जो दृष्टिदाय भाव होते हैं 6 तो पहले से ही इंक्लूड हो गया है त्रिक में, और बाकी 3 और जो 11 है, इनकी दशा भी मृत्यु देती है। सर ये बात सही है ना, आपने बताया था ऐसा ना? है मैडम, केवल 5th और 9th लॉर्ड के अलावा बाकी सभी प्लेनेट मृत्यु देते हैं। लग्न लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड को छोड़ दो, बाकी सभी प्लेनेट मृत्यु देते हैं। 10th भी सर, 10th भी? हाँ, सभी। 10th तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब 10th हाउस इज द डेथ, जब आपके कर्मास खत्म होते हैं, एक्चुअली मृत्यु का मतलब होता है एंड ऑफ कर्मास। तो 10th हाउस का आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में से एक दशा, जो प्राण दशा है, वो 10th लॉर्ड की होगी जब जिस व्यक्ति की डेथ होगी। मगर प्राण दशा हमें एक्यूरेटली पता नहीं होती, आपके सभी कर्मास जब एंड होते हैं उसे डेथ बोलते हैं। तो 10th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, बहुत धन्यवाद। जी, जयवंत कुमार जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर एक छोटा सवाल, सर मुझे ऐसा लगा आप जब नवांश के बारे में बता रहे थे सर, कि नवांश को आपने एनालाइज जब किया तो वो बिल्कुल वैसे किया जैसे आप नॉर्मली D1 को एनालाइज करते हैं। क्या मेरा समझना सही है क्या सर? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, डिट्टो, मतलब एक इंडिपेंडेंट चार्ट की तरह। बिल्कुल इंडिपेंडेंट चार्ट की तरह ही करना है। बस जी सर, इतना ही पूछना था, धन्यवाद सर। सर मैं बाकी क्वेश्चन पूछूं, मेरा नेट अनकनेक्टेड हो पूछिए गया था। मैम, श्योर। हाँ जी सर, एक था मैं नवांश का ही पूछ रही थी ना, कि जैसे आपने बोला था कि अगर कोई ग्रह एग्जॉल्टेड होगा नवांश में आकर तो वो अच्छा है, लेकिन 6, 8, 12 में बुरा है, लेकिन वो 6, 8, 12 में एग्जॉल्टेड हो जाता है तो फिर उसका क्या रिजल्ट होगा? ऐसा है, देखो मैम, इसमें क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में यही चीज है कि आउटराइटली कोई चीज नहीं होती। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि केवल एक्सोल्टेट पर नहीं हम रुकेंगे। अभी जैसे मैंने देखा कि जो शुक्र था 12वें भाव में था, मगर वो स्वय राशि में था, तो मैंने उसे ठीक ठाक बोला ना, जी क्योंकि उसका भाव खराब है, जी मगर स्वय राशि है, तो उसके अंदर स्वय राशि की वजह से एक स्ट्रेंथ होगी। ऐसे ही एक्सोल्टेड जी प्लेनेट है, वो वेल प्लेस्ड भी तो होना चाहिए। यदि 6, 8, 12 में जाकर चला गया तो उसका प्लेसमेंट खराब हो गया, तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी उसमें, आप उसे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दोगे, नॉर्मल मानकर चलोगे। एक्सोल्टेड है, उसकी स्ट्रेंथ तो होगी, मगर उसका प्लेसमेंट खराब हो गया तो जिस जगह पर बैठा हुआ है वो सोर्स बनता है एक्चुअली। आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी प्लेनेट जहां पर बैठा हुआ है वो जगह उसके रिजल्ट के लिए सोर्स बनती है। अब छठे भाव में बैठ गया तो छठा भाव सोर्स है, किसी चीज का सोर्स यदि छठा भाव होगा तो वो आपको क्या करेगा, छठे भाव से रिलेटेड चीजें देगा सोर्स।
आपके रिजल्ट 6 भाव से रिलेटेड मिलेंगे। इसलिए 6-8 बारे में बैठा हुआ प्लेनेट थोड़ा कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है। और प्रवेश वर्मा की कुंडली में मैंने 12th हाउस को यूटिलाइज किया, मैंने कहा उसने अपना प्लेस चेंज करके उसको रिजल्ट मिले। वो जहाँ पर इलेक्शन लड़ता था या जिस जगह को बिलोंग करता है वहां नहीं लड़ा, तो वो 12th हाउस इस तरीके से वहां पर यूटिलाइज हुआ। यार मेरा तो नहीं। जी मैम। सर एक सर लास्ट क्वेश्चन है। जी सर एक आपने बोला था कि जैसे फिफ्थ लॉर्ड नीच होगा तो लगन नवांश में भी नीच होगा लेकिन वो अच्छे रिजल्ट देगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया था पिछले लास्ट क्लास में। हाँ ऐसा होता है, देखो 5th लॉर्ड वो उसको बोलते हैं वर्गोत्तम। तो वर्गोत्तम का मैंने ये सूत्र बताया था कि जो वर्गोत्तम प्लेनेट है वो जैसे भी रिजल्ट दे रहा है, यदि प्लेनेट वर्गोत्तम हो गया तो वो तो इस बात पर डिसाइड करेंगे कि वो कैसे रिजल्ट देगा। ठीक है, वो आपको जैसे त्रिकोण के लॉर्ड हैं उन्हें हम बेनिफिक मानकर चलते हैं, अच्छे रिजल्ट देने वाले मानकर चलते हैं। अब वो बली हो गया, स्ट्रोंगर हो गया, तो स्ट्रोंगर हो गया तो और बेटर रिजल्ट दे देगा। D1 और D9 दोनों में ही एक प्लेनेट यदि नीच का हो गया तभी भी वो वर्गोत्तम है। उसकी लॉर्डशिप और प्लेसमेंट वगैरह ठीक है, और मतलब प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड करता है सोर्स क्या होगा रिजल्ट का, उसका प्लेसमेंट ठीक है और लॉर्डशिप ठीक है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा नीच का होते हुए भी। ओके, बल्कि सर उसकी कंडीशन अच्छी होगी तो वो नीच होने के बाद भी अच्छे रिजल्ट देगा, अगर कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो फिर नहीं देगा। ठीक होना चाहिए। ओके, प्लेसमेंट ठीक होना चाहिए। हाँ, जैसे केंद्र जी त्रिकोण सर, में अगर बैठ थैंक गया यू। और D1 में भी प्लेसमेंट उसका बढ़िया है, उसकी लॉर्डशिप भी बढ़िया है, तो आपको स्ट्रॉन्गर रिजल्ट मिलेंगे और वो नीच एक तरीके से खत्म हो जाएगा। वो आपका ओन साइन की तरह बिहेव करता है नीच का प्लेनेट, ये मानकर चलो। जैसे स्वय राशि में बैठा हो जी, तो स्वय राशि का जैसे रिजल्ट देगा वैसे ही रिजल्ट देगा वो। हाँ जी। रोशनी मैम समाप्त हो गए, बस एक बात कहना चाहती थी। बोलिए मैम। हेलो जी मैम। हाँ जी सर, मैं सर बस हाँ जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। जब सर मैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे नहीं पता था क्लास में कौन बोल रहा था, लेकिन सर मैंने बहुत देर से वेट कर रही थी, मेरी बिल्कुल ही मैं क्लास से दिखाई दे रही थी, तभी मैंने हैंड रेज किया था। तो मुझे लगा है कि क्लास में एकदम से ऐसे रूडली बोलना कि क्लास डिस्टर्ब कर दी, मैं क्लास से आउट हो गई थी अगर मैं नहीं बोलती, नहीं तो मैं मुझे नहीं पता किन्होंने बोला, तो मैं बस इतने बोल। एक्चुअली क्या है कि हम एस्ट्रोलॉजर्स को तो ये चीजें आनी चाहिए, बिल्कुल माइंड मत करो, मैं तो बिल्कुल माइंड नहीं करता। मैं बिल्कुल तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम तो एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म में है ना, तो क्लास में एक बंदा बिल्कुल सफर कर रहा है तो उसकी वजह से भी ऐसे बोलना थोड़ा ऐसे ही लगा मुझे। नहीं कोई बात नहीं मैडम, मैं उनकी जगह मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ किसी ने बोला हो तो। नहीं सर, आप मत सॉरी बोलिए, मैं तो सिर्फ, मुझे तो पता ही नहीं था कौन था, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि वो भी सुन तो रहे होंगे। इन्हें भूल जाओ। एक्चुअली क्या होता है कि हमें वो क्या कहते हैं, हम जितना ज्यादा सहन करेंगे उतने ज्यादा महान होंगे, हमारा शनि स्ट्रांग हो जाएगा, हमारा जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा और हमारे सारे कर्मास इंप्रूव हो जाएंगे। जो आदमी सहन नहीं करता उसके सारे कर्मास खराब हो जाते हैं। तो आप इन चीजों को बिल्कुल भी वेटेज मत दो। जी सर, ओके। कोई क्या बोला था तो मैं तो आपको नहीं बोला। सर आपकी बात में एक बात जोड़ूंगी, आपने बोला जो जितना सहन कर लेगा महान हो जाएगा, तो जिनकी कुंडली में शनि और जुपिटर इकट्ठा है उनका तो क्या ही हाल है, मतलब हम देख रहे हैं जुपिटर शनि जिनका तो बहुत बहुत जज्ब करते हैं सर, मैंने देखा है बहुत के बंदे की हालत खराब हो जाती है अभी। जी सर, रोशनी मैम एक मिनट क्वेश्चन हम खत्म कर लेते हैं। रोशनी मैम। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। सर यूजुअली सर MD-AD ठीक निकल आती है, लेकिन सर अगर PD जाना हो, क्योंकि सर कभी कभी अंतरदशाएं 3-3 साल की होती है, जी जी, तो सर उसमें 3 साल के पीरियड में सर ट्रांजिट भी 3 बार चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर जुपिटर तो 3 बार राशि बदल लेगा। जी जी। सैटर्न सर एक ही जगह रह जाएगा 2.5 साल तक। तो सर उसमें अगर PD से रिलेट करना हो तो सर PD का रिलेशन महादशा लॉर्ड से देखे, AD से देखे, या सर कैसे देखे? जैसे सर आपने कहा दशा लग्न बनाओ, AD का रिलेशन देखो, 1-5 एक्सिस आ गया, 6-8 एक्सिस। PD वैसे नहीं देखी जाएगी। PD आपकी उसकी लॉर्डशिप देखिए, और मेनली इनका ट्रांजिट हम केवल सैटर्न और जुपिटर का नहीं देखते हैं, वो तो बड़े इवेंट पे देखते हैं। छोटे इवेंट पे हमें ट्रांजिट देखना है, अंतरदशा लॉर्ड, महादशा लॉर्ड, प्रत्यंतरदशा लॉर्ड, लग्न लॉर्ड और कंसर्न हाउस लॉर्ड, 5 ट्रांजिट देखने हैं। सैटर्न जुपिटर चाहे ना भी देखोगे तो काम चल जाएगा। सैटर्न जुपिटर देखा जाता है कि जो लाइफ टाइम इवेंट होते हैं, जो बड़े इवेंट होते हैं जिनका हम बहुत समय से वेट कर रहे होते हैं। अदरवाइज जो हमें ट्रांजिट देखना है वो देखना है MD लॉर्ड,
एडी लॉर्ड और पीडी लॉर्ड। पीडी को हम देखेंगे एज ए जैसे और प्लेनेट देखते हैं, मगर उनका हम कोई लिंक नहीं बनाएंगे उससे अंतरदशा और महादशा से। हम ये देखेंगे कि पीडी फिफ्थ लॉर्ड की है, इसका मतलब 5वें भाव से रिलेटेड रिजल्ट इस समय पर मिल सकते हैं। पीडी को ज्यादा चीजों से लिंक नहीं करेंगे, जैसे महादशा और अंतरदशा को तो हम क्या करते हैं, उनके कंजंक्शन के भी रिजल्ट देगा, इसके भी रिजल्ट देगा, उसके भी रिजल्ट देगा। मगर पीडी प्लेनेट को आप ये मानकर चलो कि वो आपका जिस जगह पर बैठा है वो उसका सोर्स हो गया, और जिन भावों का लॉर्ड है वो उस प्रत्यंतर दशा के अंदर उन भावों के रिजल्ट आपको मिलेंगे। मगर मेनली अंतरदशा ही रिजल्ट देती है। पीडी को आप ये मानकर चलें कि अंतरदशा के अंदर यदि पीडी भी सपोर्ट कर रही है तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो अंतरदशा जो रिजल्ट देना चाहती है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पीडी नहीं रोक सकती उसे। पीडी एक तरीके से ऐसा है कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, एक दूसरा आपका मिनिस्टर हो गया, और तीसरा जो एम्प्लॉय होता है मिनिस्टर के अंडर में, तो एम्प्लॉय ने तो उसको कर देना है जो भी मिनिस्टर कहेगा। तो पीडी उतना ज्यादा जो कुछ एक इवेंट में हम देखते हैं जो इवेंट हमको मानने की बहुत कम ड्यूरेशन में हो जाते हैं, और ऐसे कोई इवेंट जनरली होते नहीं है जिसमें पीडी लगाने की जरूरत पड़े। क्योंकि आप सपोज मैरिज देखोगे तो आप पीडी नहीं लगा सकते, किसी का आप एम्प्लॉयमेंट देखोगे तो पीडी नहीं लगा सकते, और पीडी हम देखते हैं कि बट डेथ केस में कि किसी पर्सन की डेथ होने वाली है तो पीडी देखेंगे, अदरवाइज आपका एमडी एडी सफिशिएंट होता है। फिर भी आपको लगाना है, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उन्हें लिंक नहीं करना उनसे, आप पीडी प्लेनेट को केवल पकड़ लीजिए कि पीडी प्लेनेट आपका, हाँ जी सॉरी सर, बताइए सर। पीडी प्लेनेट को पकड़ लीजिए एज ए इंडिविजुअल प्लेनेट, उसको देख लीजिए, उनका कोई उनसे रिलेशन नहीं बनाना है, नहीं तो फिर हम कोई प्रेडिक्शन नहीं दे पाएंगे। तो सर उनकी सिर्फ लॉर्डशिप और उनकी प्लेसमेंट इतनी काफी है? बस उतना काफी है, उसकी खुद इंडिविजुअल प्लेनेट की, उसका ना कंजंक्शन देखना है ना उसका एस्पेक्ट देखना है। ओके सर, थैंक यू सर। लोअर लेवल पे जाते जाएंगे और इवन जितने लोअर लेवल पे जाते जाएंगे उतने हम पैरामीटर्स को कम करते जाएंगे। जैसे देखो अभी मैंने नवांश लगाया, नवांश में मैंने कंजंक्शन को उतना वेटेज नहीं दिया, जबकि D1 चार्ट के अंदर मैंने कंजंक्शन को वेटेज दिया था। नवांश के अंदर हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। तो पीडी में आपको ये देखना है कि, और पीडी ज्यादातर इवेंट में नहीं देखना चाहिए, एडी से पता चल जाता है, और इसके बाद आप ट्रांजिट लगाओ, ट्रांजिट से जो टाइम आ रहा है अपना पीडी सुटेबल मिल रही होगी आपको, कभी भी चेक कर लेना वाली। सर रेखा गुप्ता जी की कुंडली में सर ट्रांजिट बिल्कुल सही बैठ रहा था, हाँ। सिंहासन मिल रहा था। अच्छा चलो, वो खैर मैंने उतना नहीं देखा, मैं तो खैर दशा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा है कि दशा किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ओके अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब अनम्यूट कर लें प्लीज। सर जी जी सर ये सर मैं बोलूं? हाँ सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी मैं कह रहा था कि दशा लग्न टेक्निक में एमडी अगर राहु की है तो हम वही लग्न लेकर के एनालिसिस करेंगे या उसके डिस्पोजिटर से? राहु को लेंगे सर लग्न में। ठीक है सर। अच्छा सर, पिछली बार एक सवाल और था कि पिछली बार प्रोग्रेस्ड लग्न की बात करी थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि शनि में शुक्र के अंतर के ऊपर बात हुई थी। तो अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी का बर्थ हुआ है, उसकी आज प्रोग्रेस्ड लग्न एक्वेरियस हो गई और सैटर्न 5th हाउस में एक्सॉल्टेड है और शुक्र 11वें में यानी कि 9th हाउस में है, 11वीं राशि में। तो ऐसे में दोनों के जो एमडी राहु है, लेकिन वो रिजल्ट खराब आ रहे हैं। नहीं सर, वो वीनस और राहु पे आप वीनस और सैटर्न पे प्रोग्रेस लग्न मत लगाओ, उसमें नहीं लगाया सर। अच्छा अब ऐसे में सर राहु और वीनस और सैटर्न एक्सेप्शनल दशा है। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, एग्रीड। अब सर वो अगर ऐसे में शुक्र 64th नवांश हो जाता है तो 64 नवांश के रिजल्ट्स ओनली फिजिकल नेचर पे हम लें या कारकत्व के हिसाब से फिर वैसे ही लें? नहीं सर, 64th नवांश हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ही देता है। 22nd दृष्कोण एंड 85th द्वादशांश हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में ही हम कंसीडर करते हैं। प्रोफेशन बट सर जी प्रोफेशन में सर मगर के अलग 64 नवांश होते हैं, या लग्न का 64 नवांश है, इसका मतलब लग्न को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
अच्छा सर, मगर रिजल्ट जो आए वो फाइनेंशियल आए और मतलब बिजनेस वाइज आए, प्रोफेशनल वाइज आए, नॉट कि हेल्थ वाइज आए। नहीं टचवुड। आप सैटर्न वीनस दशा बोल ही रहे हो ना आप सर? जी, तो वीनस के कारकत्व के रिजल्ट्स आए ज्यादा, उसके लॉस हुए, ना कि फिजिकल लॉस हुए, हेल्थ रिलेटेड लॉस हुए। फिजिकल लॉस तो बेसिकली 64 नवांश भी होता है और भी क्राइटेरिया होते हैं, जरूरी नहीं है केवल 64 नवांश फिजिकल प्रॉब्लम दे ही दे, आपकी बाकी अच्छा। पैरामीटर्स भी होते हैं, क्योंकि 64 नवांश की दशा का ये नहीं मतलब है कि वो आपको फिजिकल प्रॉब्लम देगा ही देगा, क्योंकि वो आपका लग्न पर भी डिपेंड करता है, लग्न लॉर्ड पर भी डिपेंड करता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ कुंडली पे भी डिपेंड करता है। दशा तो सभी लोगों की आती है, कई लोग कभी भी बीमार नहीं होते क्योंकि उनकी यदि जी जी लग्न लॉर्ड स्ट्रांग होता है। जी, मगर इसमें जो आपने बाकी बताया ना, सीक्वेंस वाइज की कारकत्व के पहले देता है, फिर हाउस लॉर्डशिप के देता है, कंजंक्शन के, वो उसको रिजल्ट मिले, मगर 64 नवाज वाले नहीं मिले। नहीं, वो तो हो गई ओके दशा सर। खत्म। जी नहीं, अभी है बाकी सर, अक्टूबर में खत्म होगी, अक्टूबर 2025 में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। जी सूद साहब। सर मेरे सवाल का जवाब रोशनी मैम के जवाब में कंप्लीट हो गया, तो अब मैं आपको सिर्फ धन्यवाद दूंगा कि मैंने दूसरी बार ये अटेंड करी और अब मुझे समझ में आ गया, पिछली बार समझ में नहीं आया था। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम इंडीड वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। रजनी मैम। नमस्कार सर। सर ये जो प्रोग्रेस लग्न अपन बनाते हैं ना सर, उसमें कंजंक्शन को देखेंगे क्या सर? जैसे मर्क्यूरी और सन क्लोज में बैठे हुए थे एर्थ हाउस में। आपको केवल जिनकी दशा है उन्हें देखना है, बस प्रोग्रेस लग्न चार्ट के अंदर बस इसी को ही देखना है सर। जी जी जी। थैंक यू सर। विकास जी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी जैसे D9 में मिथुन लगन है तो 64 नवास बुध हो गया, यानी कि बुध का अंतर आएगा तो कैसा रिजल्ट देगा? 60% नंबर से वो भी लगनेस भी है, तो ऐसा कैसा रिजल्ट? हेल्थ रिलेटेड इशू वो तो खुद नहीं, वो केवल वही नहीं हाँ, देगा, तो मगर हेल्थ रिलेटेड इशू मिल सकते हैं उस दशा में। वो तो खुद भी मतलब लगनेस भी है ना D9 का, तो लग्नेश का तो मेन काम है हेल्थ रिलेटेड इशू देना। लगने को ही तो हेल्थ होती है, इश्यूज आते हैं। जब आपको कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसमें लगने की दशा कंपलसरी है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू। बीमार कौन होता है? लगनी तो बीमार होती है, तो लगन इज कंपलसरी। बगैर लगने के कोई डिजीज नहीं होती। बीमारी के कॉम्बिनेशन है 16, 18, 112, 168, 18, 12, 168, 12, ये कॉम्बिनेशन है बीमारी के। जी 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 गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। राजपाल जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर आपने D9 के बारे में बताया से इंडिपेंडेंटली हम उसको देखते हैं, तो उसमें क्या हम दृष्टि लेते हैं D9 में? ऐसा है सर कि मतलब अलग अलग वर्जन आपने देखे होंगे, लेते हैं मगर लेते हैं सर। हाँ जी हाँ जी। ओके सर, तो ये D9 चार्ट जो है मेनली स्पाउस के लिए होता है या फिर ऐसा होता है? व्हाट इट इज? D9 चार्ट हर एक चीज के लिए होता है। D9 का डबल एनालिसिस है। आपका कोई भी प्लेनेट की जो स्ट्रेंथ देखनी है आपको, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए नवांश चार्ट को यूज किया जाता है, और मैरिज के लिए उसको एज ए सेपरेट और अलग से भी मैरिज से रिलेटेड सभी इवेंट को एनालाइज करने के लिए D9 चार्ट को हम वैसे एनालाइज करेंगे जैसे D1 को एनालाइज करेंगे। आपको सपोज किसी की मैरिज में देखना है कितनी वेल्थ होगी, तो D9 का सेकंड हाउस बताएगा। मैरिज में कितने एफर्ट होंगे मैरिज को चलाने के लिए, D9 का थर्ड हाउस बताएगा। मैरिज में हैप्पीनेस होगी या नहीं होगी, वो फोर्थ हाउस बताएगा। या उसका फोर्थ लॉर्ड कहाँ पर जाकर बैठा है, आपको मैं बता देता हूँ। पर्सन को मैरिड लाइफ में कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, D9 का फोर्थ लॉर्ड जाकर देख लीजिए। फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है तो वो बहुत हैप्पी होगा हस्बैंड वाइफ से। फिफ्थ में बैठा हुआ है तो उसको मैरिज से तो डिटैच होगा, मगर बच्चों में बहुत हैप्पी होगा। ऐसे ही आपका 8th हाउस में जाकर बैठ गया फोर्थ लॉर्ड नवांस का, तो उसके सीक्रेट रिलेशंस होंगे। और आपका फोर्थ लॉर्ड जाकर बैठ गया 11वें भाव के अंदर, तो वो उसका बहुत बड़ा सोशल सर्किल होगा। कैसा सोशल सर्किल होगा? गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड का। इस तरीके से हम D9 को एनालाइज करते हैं इन द मैरिटल मैटर्स। तो D9 का 7th हाउस क्या बताएगा फिर? नहीं, D9 का 7th हाउस भी मैरिज को इंडिकेट करता है। उसका जैसे स्पाउस के बारे में बताएगा वो भी।
ओके सर, थैंक यू। जी अशोक कुमार पटेल जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर एक प्रश्न छोटा सा सर, वो मून की अगर एडी हो तो वो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे सर? कौन सा क्या करें? मून अगर मून की अंतर्दशा हो तो उसे कैसे देखेंगे? जैसे अभी बताया कि आपका वो मून का किस भाव की लॉर्डशिप है, और हम प्रोग्रेस लग्न में देख लेंगे मून को, मून कहाँ पर बैठा हुआ है, अंतरदशा महादशा लॉर्ड, जैसे हमने बताया और प्लेनेट है वैसे ही मून है, कोई अलग से तो नहीं होती मून की दशा। लेकिन सर वो तो 2 दिन में बदल जाता है ना? नहीं, दशा थोड़ी 2 दिन में बदलती है उसकी, 10 साल की होती है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। अनीता मैम। जी गुरुजी। जी मैम। गुरुजी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छे से ये जो दशा का जो कोर्स करवाया, लाजवाब है सर। थैंक यू। और मेरा एक त्रिशांश कुंडली को लेकर क्वेश्चन है गुरुजी। बताएं। जैसे त्रिशांश में जैसे लगन में ही शनि आके बैठ जाए और उसको शुभ ग्रह देख रहा हो गुरु जी, तो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे इसको? थोड़ा ठीक है। अच्छा, त्रिशांश में देखो मैं आपको बताऊं, त्रिशांश में आप ज्यादा फोकस करो 8th हाउस 8th लॉर्ड और 10th हाउस 10th लॉर्ड। जी सर। जी गुरुजी। एक्चुअली जो ये लोग बताते हैं ना एक्टिवेशन किन कर्मास के लिए आए हो, क्यों आए हो इस जन्म में, वो सब फर्जी है, और असली है D30 चार्ट। आपका 8th हाउस का जो लॉर्ड है 8th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपको बताएगा आप किन पूर्व जन्म में किस प्लेनेट के कर्मास की वजह से इस जन्म के अंदर आपके साथ अरिष्ट होने वाला है। और 4th हाउस, मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि लोग जन्म कुंडली से प्रेडिक्शन देते हैं, जबकि प्रश्न कुंडली मिले बगैर जो भी प्रेडिक्शन होगी वो गलत जाएगी। हम खामेखा परेशान होते हैं कि ये दशा मैच नहीं कर रही, मैच हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। D30 का जो 10th हाउस है आपका, वो आपका और 10th हाउस का लॉर्ड इंडिकेट करेगा आप इस जन्म में किस प्लेनेट के कर्मों की वजह से सफर करोगे। तो आप यदि उसको पकड़ लेते हो उस पर्टिकुलर प्लेनेट को, और उसके बारे में आप उसके सिग्निफिकेशंस को वगैरह को देखते हो और उससे रिलेटेड कामों को आप सोच समझ के करते हो, तो आपका जो सफरिंग है काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो ये D30 चार्ट अरिष्ट का कॉज बताता है कि किस वजह से आपके साथ अरिष्ट होने वाला है। D30 का 10th लॉर्ड और 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट या 10th लॉर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है। यदि कोई नहीं बैठा है तो 10th लॉर्ड। ऐसे ही मतलब कोई नहीं बैठा है तो इसका मतलब आपकी पॉसिबिलिटी कम होगी सफर होने की। ऐसे ही 8th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। पूर्व जन्म में जो आप गलत कर्म करके आए हो वो उसके कर्मास को आप गलत करके आए हो, या फिर 8th लॉर्ड, तो सबसे इंपॉर्टेंट 8th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है। 8th लॉर्ड तो हम सेकेंडरी मान के चलते हैं, कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है तो आप ये मान के चलो कि आपने कोई ऐसे बहुत ज्यादा खराब कर्मास नहीं किए हैं। खराब कर्म तो हर आदमी से हो ही जाते हैं मगर बहुत ज्यादा नहीं किए हैं। जी गुरुजी। D30 चार्ट नहीं इतना एक्यूरेट भी नहीं चाहिए, 2 मिनट का डिफरेंस है तभी भी ठीक हो जाता है D30। हाँ 2 से ज्यादा का डिफरेंस है तो D30 फिर एक्यूरेट नहीं होगा। D30 एक्यूरेट होने के लिए 2 मिनट तक का बर्थ टाइम एक्यूरेट होना चाहिए। मोर देन उससे ज्यादा यदि गलत है तो फिर वो है ही D30, इसलिए हम ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते क्योंकि उतना एक्यूरेट होता नहीं है किसी का। तो आई होप सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं। तो एंड में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी।